Good afternoon, students. So for the repeaters, I'm telling as an announcement from the central office. Repeater exams are conducted in the time slot of 11 a.m. to 2 p.m. So if you are not writing on that particular time slot, you will not be able to attend the special sessions that were starting at 2:30 p.m. So there should not be any excuse from the branches that students are still writing the exam. It's your responsibility to help you all supporting with the other experts from other branches. Initial 15 minutes the students might take for the entry for the classes. So from then onwards, the attendance should be maintained as such till the end of the class. Yes, very good afternoon to all of you. I think light एक थोड़ी सी ऑन करता हूं मैं. Okay. Okay. Yes. कल तो जो क्लास थी, I have already covered the chemical bonding, as we have already discussed कि which type of molecules having which type of geometries as well as shape. हमने जैसा पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग में कि chemical bonding is the backbone of inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको S, P, D and F ब्लॉक अच्छे से समझना है, then you have to know about the chemical bonding in all aspects. कल जितना भी एस्पेक्ट था केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने डिस्कस किया. मैंने आपको इसीलिए शेप और ज्योमेट्री को स्टिक्स के थ्रू समझाया था. ठीक है, आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा. और पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज अ पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री and vast portion, most weightage in inorganic chemistry is P block. देखिए वैसे तो S block भी है, P block भी है, coordination है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर वे बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप रिवीजन करते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से कौन से पॉइंट्स में कैसे और क्या क्या रिवीजन करना है, अगर ये आपको क्लियर हो गया ना तो आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे. जो इस कमिंग जो अभी जेईई मेंस का सेकंड पेपर होने वाला है, मैं जहां तक समझता हूं फर्स्ट पेपर को कंप्लीटली एनालिसिस किया हमने और अभी तक की पिछले पेपर्स को भी एनालिसिस किया हमने. तो वहां पर हमें क्या देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरा देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कहां-कहां वेटेज कितना है और इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन-कौन से पोर्शन को सबसे ज्यादा हमें कवर करना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देख लूं मैं, सर कोई बोर्ड का पेपर है ना या क्लास आज ऐसे कैसे, कल का बोर्ड का पेपर. ठीक है ना. और मैं जरा एक लाइनिंग कर लूं कि हमें कहां तक लिखना है और ये यहां तक. ओके, इस लाइनिंग के बीच में ये थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं. यहां तक मुझे लिखना है. ओके, नीचे और ऊपर पूरा दिखाई दे. ओके, तो यहां पर देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखिए हमारे पास तो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, अच्छा डी एंड एफ एक साथ, और इसके साथ हमारे पास कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना. और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ साथ हमारे पास इसके बाद अब आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी चलता है. ठीक है ना. और साथ में आता है मेटलर्जी. मेटलर्जी मतलब इनऑर्गेनिक के पोर्शन में देखा जाए एस ब्लॉक एक अपने आप में चैप्टर है, पी ब्लॉक अपने आप में एक चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक अपने आप में एक चैप्टर है. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड मेटलर्जी 1 2 3 4 5 6 ये 6. और इन सभी को कवर करने के लिए हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आपको मतलब इससे तो एकदम बिल्कुल प्यार हो जाना चाहिए. इस केमिकल बॉन्डिंग से ध्यान रखना, इससे बिल्कुल प्यार हो जाना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग से, क्योंकि ये समझने के बाद ही इन पॉइंट्स पर हम फोकस करने वाले हैं. और वेटेज है सर ये 11th का क्लास का या 12th का. देखिए मैं बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, आप मुझे 5 मिनट दो. सारी पहले मैं सारा आपको
बताओ ना, पहले इंडेक्स पूरा कंटेंट क्लियर करूंगा, उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। पता ही नहीं चलेगा ना कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। बिन पतवार के मतलब नाव चलाने का कोई फायदा थोड़ी है। तो हमें सबसे पहले देखिए, हमने कहा ना 2 घंटे में पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर एक चीज तो टच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि कब कहाँ कैसे कितना पढ़ना है। अगर आप उसी ट्रैक पे पढ़ोगे ना तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, तो हम आपको गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें याद ना करनी पड़े, आपको टेक्निकली तैयार हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, जरा मैं फैन ऑन कर लूं। तो देखिए, तो यहां पर सबसे पहले आपको जो यहां पर पूरा कंसेप्चुअल है, नंबर 1, पहले नंबर पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप सबसे पहले तैयार करिएगा। वैसे तो सारे रिवीजन करने हैं, लेकिन पहली तैयारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एकदम लॉजिकल है और इसमें बहुत रट्टा नहीं मारना है आपको। उसका यूपीएससी, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका आइसोमेरिज्म और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 पोर्शंस पे अगर आप काम करोगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर होगा। दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो एक ऐसा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस विदाउट लर्निंग, विदाउट रट्टा मारे आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। पूरा एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, उसमें एकदम एग्जैक्टली लर्न करना है। जिन बच्चों ने शुरू से याद किया है वही कर पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे तो मैं यही कहूंगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर याद नहीं है, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस याद नहीं है तो फिर आप उसके चक्कर में मत पड़िए। ध्यान रखिएगा, अगर याद नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप उतना याद नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको इसकी एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, जब ये पढ़ाऊंगा ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मैं समझता हूँ कि 2 घंटे में मैं आपको याद करवा दूं। बस आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद। ठीक है ना। मेटलर्जी आसान है, मेटलर्जी को भी आप आसानी से नंबर 2 पे मेटलर्जी को ले सकते हो। मेटलर्जी एक 9th और 10th के बिहाफ पे भी आपको बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्शंस करने, और ध्यान रखना ये एनसीईआरटी बेसिस पे करना है, केवल एनसीईआरटी बेसिस पे, इससे बाहर नहीं जाना है। आप कोई जेडीली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीके जसवाल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है नोट्स में वो, और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अगर इतना कर लिया तो आप बिलीव करिए कि अगर मान लिया 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, तो आप 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सॉल्व कर लोगे। 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और वो भी विद इन मतलब 10 to 15 मिनट में। ध्यान रखिएगा, क्या नंबर 1 आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, नंबर 1। नंबर 2 एनसीईआरटी, नंबर 3 प्रीवियस के क्वेश्चंस, पीवाई 2015 से लेकर 2020। इसके अलावा कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए एस ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक में। ये चारों जो पोर्शंस है ना एसपीडी, ये भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही आपको लर्न करने हैं। और इनऑर्गेनिक में देखिए ये वाला पूरा सेगमेंट अलग है, ये वाला पूरा सेगमेंट अलग है। ये वाले सेगमेंट में जरा हम देखते हैं एसपीडीएफ में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इनके क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 10 क्वेश्चन के आसपास आता है पूरा इनऑर्गेनिक, 10 फिजिकल, 10 ऑर्गेनिक, 10 इनऑर्गेनिक। का बराबर वेटेज है 33.3%। 1-2% आगे पीछे कभी चल सकता है, अदरवाइज आई थिंक बिल्कुल इक्वल वेटेज है जेईई मेंस में, इवन एडवांस में। और चाहे मेंस की बात करो चाहे एडवांस की बात करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कुछ और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एसपीडीएफ ब्लॉक को हम करेंगे, और एस ब्लॉक जो है कंप्लीटली 11th स्टैंडर्ड का है। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 13th ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप है, जिसमें 13th ग्रुप और 14th ग्रुप हमारा 11th स्टैंडर्ड का है। मतलब 11th स्टैंडर्ड में केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में 13th और 14th ग्रुप है बस। उसके बाद 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक के वाले हमारे 12th स्टैंडर्ड में है। उसके बाद डी एंड 12th स्टैंडर्ड में, ये सारे 12th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड में 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th, बेटा सभी लोग म्यूट हो जाइए, है ना। कोई भी बच्चा अपना माइक जो है म्यूट रखें। अगर कुछ कहना हो तो आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट होके तब मुझे हैंड रेस करेंगे तब कहेंगे, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में केवल एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक का केवल 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, दैट्स इट। उसके बाद फिर 15th से लेके 18th तक की पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और ये सारे चैप्टर्स कंप्लीटली 12th के चैप्टर्स हैं, मतलब 12th का पोर्शन है। अभी हमको क्या, आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है 13 से लेके 18th तक की इन सभी को कवर करना है। 13 से लेके 18th तक की कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन 13 से लेके 18 तक हमको कवर करने वाले हैं।
ठीक है, आज हम किसी की बात नहीं करेंगे, एस ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, बस केवल 13 से 18 के बीच में बात करेंगे। समझ में आ गया? 13, 14, 11th स्टैंडर्ड का, 15, 16, 17, 18, 12th स्टैंडर्ड का। लेकिन बहुत आसान होता है, बस आप केवल कंसंट्रेट होकर बैठे रहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कंटेंट समझ में आया सभी को? आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हेडिंग डालिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या सिचुएशन है। पी ब्लॉक एलिमेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, यहां लिख देता हूं मैं, पी ब्लॉक या एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर? जरा देखें, हमारे पास पहले मैं बेसिक बातें बताऊंगा, और पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक को देखा जाए तो पूरे पी ब्लॉक में क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, उनमें केवल 3 ही बातें पूछी गई होंगी। इनऑर्गेनिक में ये 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, जब भी क्वेश्चन होगा इन्हीं 3 के बारे में होगा। नंबर 1, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उस मॉलिक्यूल का बेसिक फैक्ट्स क्या होगा। बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स इन द सेंस, जैसे मान लिया H2SO4 ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ले लीजिए, फास्फोरस कंटेनिंग कोई कंपाउंड, तो उसका बेसिक फैक्ट्स, वो किस कलर का होता है, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, इट इज सॉल्युबल और नॉट, या उसके जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, मतलब उससे उसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि H2SO4 बहुत, मान लिया हमारे पास एक किंग ऑफ एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हर चीज, जैसे मान लिया कोई पर्टिकुलर गैस है, ये पॉइजनस है या नहीं है, इसको पीने से क्या होगा, आदमी मरेगा या नहीं मरेगा, व्हाटएवर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिक फैक्ट्स। तो वो हमको पता होने चाहिए और वो हमको धीरे धीरे करके याद करने पड़ते हैं। नंबर 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2, उसका स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स, और स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा है, कितने पाई है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कौन कौन से लोन पेयर्स हैं, कहाँ रिपल्सन है, कहाँ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, बनाना बॉन्डिंग है कि बैक बॉन्डिंग है, व्हाटएवर, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली केमिकल बॉन्डिंग। केवल केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बातें होंगी, क्लियर? एंड नंबर 3, रिएक्शन बेस्ड। रिएक्शन बेस्ड का मतलब कि वो किसी भी लैब में कैसे बनाया जाएगा, या वो जब किसी से रिएक्शन करेगा तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा। ये 3 बातें अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से क्लियर हैं तो बिलीव मी, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, केवल ये 3 एस्पेक्ट्स। ठीक, अब तीनों एस्पेक्ट्स पे हम किस तरीके से बात करेंगे, कैसे काम करेंगे, मैं पूरा ओवरव्यू बनाता हूं, और देखिए कैसे आपको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कॉपी पे लेके बैठिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और वो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आपको याद कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि शायद अगर कोई डीपीपी या कोई आपको फ्लो चार्ट आप तक पहुंच पाए, मैं सर से बात कर लूंगा, मैम से बात कर लूंगा कि अगर मान लिया मुझे कोई डेटा आपको देना है, जैसे मान लिया सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी की टेक्निक्स का चार्ट हमारे पास है। कोई चीज कैसे, कौन कौन सी सॉल्युबल है, कौन कौन सी इनसॉल्युबल है, उसमें टेक्निक्स का चार्ट है हमारे पास। तो हम 2 घंटे में सारे चार्ट तो बना नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मैं अपना डेटा आप तक पहुंचा पाऊं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, कहीं पर भी अपलोड करवाऊंगा और आप तक की वो चीज पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मिल जाए आप तक की। जैसे जरा देखिए, पी ब्लॉक में हमारे पास सभी लोगों को नोट करना है, बोरॉन, बोरॉन फैमिली, मतलब ऐसे ही हम यहाँ पर बना देते हैं डायरेक्टली, एक ऐसा सभी लोग बनाइए हमारे साथ, सभी लोग ड्रॉ करिए, और अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है सभी को, क्योंकि जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं होगी। पी ब्लॉक के बारे में सब कुछ यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली,
हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। ये है टोटल पी ब्लॉक हमारे पास। देखिए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली। ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है ना। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम और पोलोनियम। प्लीज ड्रॉ करें सभी लोग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपने हाथ से ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर होंगी चीजें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। इट इज होल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास मैं यहां लिख देता हूं 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th, 18th को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, या इसको हम थर्ड ए 13 - 10, सभी को 10 से माइनस कर दो। 13 - 10, 10th ए, 4 मतलब थर्ड ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, मतलब इसको थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th ग्रुप कहते हैं और इसको 18th या जीरो ग्रुप कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट पी ब्लॉक। ये लिखा है आपके सामने कंप्लीटली पी ब्लॉक। इट इज कंप्लीटली पी ब्लॉक एलिमेंट। नोट करिए, जल्दी से नोट करते हुए चलिए, सारी चीजें आपको नोट करनी, क्योंकि आज मैं केवल इनके बारे में बात करने वाला हूं। आज हमारे 2 घंटे का टारगेट आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसके बारे में हम 2 घंटे में बात करेंगे। अब आप सोचो, आपके सामने कितना छोटा सा पार्ट लिखा है, ठीक, ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और जेई में इसमें इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑन एंड एवरेज मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस, और उनको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम जानते हो कितना लगेगा? हार्डली 5 सेकंड, 5 भी ज्यादा बोल दी। याद है तो कर पाओगे, और नहीं याद है तो 1 सेकंड में छोड़ दोगे, तो इसलिए टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये वाला 11th स्टैंडर्ड, ये वाला 11th स्टैंडर्ड, और यहां से यहां तक सारा 12th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। 13th ग्रुप और 14th ग्रुप 11th स्टैंडर्ड में आता है, और यहां से यहां तक की सब 12th स्टैंडर्ड में आता है। तो ये है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और इनर्ट गैसेस। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सारी की सारी फैमिलीज हैं, और इन पूरी फैमिलीज में ट्रैक क्या है पढ़ने का, मतलब जब भी आपको पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी पढ़ने का ट्रैक क्या है जरा समझ लीजिएगा। मैं पूरा थीम बताता हूं आपको, पढ़ने का तरीका क्या है। ऐसे ही पढ़ोगे तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आएगा, कोई भी चीजें छूटेगी नहीं। नंबर 1, सबसे पहले इनकी जनरल इंफॉर्मेशन, इन एटम की जनरल इंफॉर्मेशन मैं भी बात करूंगा, जनरल इंफॉर्मेशन की मैं आपको लिखाऊंगा भी सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे। नंबर 2, इनके जनरल ट्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, दे हैव अ डेफिनेट जनरल ट्रेंड्स। जनरल ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? जनरल ट्रेंड्स का मतलब, जैसे आप लोगों ने पीरियोडिसिटी पढ़ी है ना 11th स्टैंडर्ड में, पीरियोडिसिटी, केमिकल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, तो पीरियोडिसिटी में हमको पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, एमपी बीपी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत सारे पढ़े ना। और उसमें यह भी पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम बढ़ता है या टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो पीरियोडिसिटी में हमने जनरल पढ़ा है कि एज वी नो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, when we move from left to right number of cells constant, nuclear charge increases, hence atomic radius decreases। क्लियर हो रहा है? ऐसा हम लोगों ने जनरल पढ़ा है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक का मतलब है, जैसे मान लिया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है, तो एज वी नो सिंपल, हमें तो पता ही है इन जनरल कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट exceptional cases are always there in p block elements। यहां पर बहुत सारे exceptional cases हैं, और exceptional cases अगर एक बार आपको याद हो गए, अगर exceptional cases आपको एक बार याद हो गए तो 100% बिलीव में कि आपको फिर बाकी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम में ऑर्डर रिवर्ट होता है, गैलियम ऊपर आता है, एल्यूमिनियम नीचे आता है। तो अब ये आप किसी भी, वैसे कुछ लॉजिक मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शनल याद है तो आप उनके अलावा बाकी सारा कंसेप्ट नॉर्मल है। अब जैसे मुझे पता है एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शनल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनल होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनल होता है। बात समझ में आ रही है? कार्बन फैमिली, मान लिया इसमें एटॉमिक रेडियस नॉर्मल होता है, डेंसिटी एक्सेप्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनल होता है, डेंसिटी एक्सेप्शनल होता है। जैसे 4 इसमें एक्सेप्शनल, 4 इसमें एक्सेप्शनल, 5 इसमें एक्सेप्शनल, 3 इसमें एक्सेप्शनल, 2 इसमें एक्सेप्शनल, 1 इसमें एक्सेप्शनल। मतलब इन सभी में ऑन एंड एवरेज 10 से 15 एक्सेप्शनल है। अगर वो तुमको याद हो गए तो बस बाकी पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्मल है। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, एक चार्ट बनाइए, एक बड़ा सा चार्ट खरीद लीजिए, मार्केट से चार्ट खरीद के लाओ, और उस चार्ट में क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है ऐसे बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली के अंदर 4 एक्सेप्शनल है। मतलब उसके नीचे बोरॉन फैमिली ऊपर लिखना है बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली के नीचे लिखना है कि इसके अंदर 4 एक्सेप्शनल है। जैसे जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप तरीका ध्यान रखिएगा। जैसे यहां दिखाई दे रहा है ना, जैसे ऊपर लिखना है हमको ऐसे बोरॉन फैमिली, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, कैसे तैयार करना है आपको। बोरॉन फैमिली ऐसे ऊपर लिखना है, और बोरॉन फैमिली में हमें पता है कि इसका जैसे एटॉमिक रेडियस, ठीक, नंबर 1, नंबर 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 3 मेल्टिंग पॉइंट, और नंबर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ढंग से समझना, ये वाले 4 बोरॉन फैमिली ऐसे चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पहले चार्ट में बोरॉन फैमिली में ये 4 एक्सेप्शनल होते हैं। अब ये 4 एक्सेप्शनल होते हैं, उन चारों एक्सेप्शनल्स को आप वहां पर ग्राफिकली ड्रॉ करोगे। ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकली ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे मान लिया बोरॉन एल्यूमिनियम है, तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑर्डर रिवर्ट होता है। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कैसे, ऐसे जैसे मान लिया इसी में देखो, ऐसे आपको कैसे याद करना है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर हमें पता है ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, तो अब यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑर्डर रिवर्ट है। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अगर ये याद हो गया, आप ऐसा समझिए 2000 अभी 3 साल पहले 2000 अभी 17 और 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरॉन फैमिली का एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है, और 4 ऑप्शन ऐसे थे। जिसको याद था 2 सेकंड लगे उसको सॉल्व करने में। फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए हमने आपसे वही कहा, एक चार्ट बड़ा सा बनाओ, और अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। सफिशिएंट एक बड़ा सा चार्ट खरीदिएगा, और कहां, जहां पर आपको लगता है, जिस जगह आप ज्यादा देखते हो, आपको लगता है कि आप बाथरूम में ज्यादा रहते हो, बाथरूम के दरवाजे पे चिपका दो। आपको लगता है कि आप सोते ज्यादा हो, लेटे रहते हो, ऊपर वाली छत पे चिपका दो। आपको जहां लगता है कि आप वहां ज्यादा देखते हो, साइज छोटा बड़ा करके चिपका दो। और आप विश्वास करिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 1 महीने में दिमाग कितना स्ट्रांग होता है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में कॉपी एंड पेस्ट, वहां क्वेश्चन भी लिखा होगा, वहां आंसर भी लिखा होगा। आप कब क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये आंसर हमें आता है। बात सबको समझ में आ रही है? मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हम लोग वो करते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर, पहले बुक से पढ़ते हैं ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद बुक बंद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, मतलब एक साथ स्टार्ट। और अगर पहली लाइन में बोलूंगा ना, तो दूसरी लाइन तुम अपने आप तुम्हारे मुंह से खुद निकल जाएगी, तुम खुद नहीं जानोगे कैसे निकल रहा है। ये अपने दिमाग की अपनी पावर है। तो इसलिए एकदम बहुत मगब करने की जरूरत नहीं है, मगब करने के नहीं, हमको क्या करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो जैसे ये हो गया, आपको चार्ट में है बोरॉन फैमिली, म्यूट करिए, बेटा म्यूट करिए प्लीज। सर आपके पास आप होस्ट है, आप उनको मैन्युअली म्यूट कर सकते हैं कभी देर तोमर। बेटा 1 मिनट, प्लस H2O, ठीक है? यस। अगर ये डेढ़ हॉट रहेगा, डेढ़ हॉट, और ये स्टीम रहेगा, वाटर कुछ स्टीम रहेगी, वाटर से मिलता है, तभी ये इससे रिएक्ट करेगा। तो ये प्लस H2O, सही बात है? तो H2O प्लस H2O, ये अगर सिंपली हम बोरोन मिलाएं वाटर को रिएक्ट करते हैं, दो रिएक्ट करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग एल्यूमिनियम को मिलाते हैं इसके साथ, कोशिश करिए कि बेटा प्लीज आप लोग भी अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है ना?
कोशिश करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेज योर हैंड, है ना, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और मैं उसका जवाब दूंगा। कोशिश करें आप लोग प्लीज म्यूट रहें। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, जैसे बोरॉन फैमिली, ठीक। अब ऐसे ही जैसे मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे याद करना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर ध्यान दीजिएगा कैसे याद करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बोरॉन फैमिली में W होता है, और वो भी लगड़ा W। कैसे, ऐसे एक, देखो देखिए W ऐसे बनता है ना, W ऐसे बनता है, ऐसे W बनता है ना, जरा गौर से देखिए W बनता है ना, तो जो राइट वाला विंग है ना वो थोड़ा नीचे है, यानी हम क्या करेंगे, राइट वाले विंग को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा इसको लगड़ा बना देंगे, ऐसे समझिएगा जरा, ऐसे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली इज लगड़ा W, ये पूरा एक साथ एक लाइन याद करनी है। कैसे, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक। ऑर्डर देखना, ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या है, बोरॉन के बाद है थैलियम, थैलियम के बाद क्या है, थैलियम के बाद है गैलियम, गैलियम के बाद क्या है, गैलियम के बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या है, इंडियम। अब ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये तो सबने रट्टा मार रखा होगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंड, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। सो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उसका अट्रैक्शन कम हो गया ना। तो टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन अब टॉप टू बॉटम डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल आपको याद नहीं है तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। देखो इसमें तो कोई सेट ही नहीं बैठ रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब ऐसे अगर आप याद करने बैठोगे ना तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। आपको याद क्या करना है, बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी एक लंगड़ा W होता है, लाइक दिस। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली में। तीसरा अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट कहूं तो मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और गैलियम के बाद थोड़ा इंडियम, थैलियम थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कैसे, ऐसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे इंडियम और थैलियम। तो ऐसे आप ग्राफिकली याद करो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये जो थैलियम है वो थोड़ा सा एल्यूमिनियम से नीचे है। मतलब आपको याद करना है कैसे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लाइक दिस। या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसकी होती है 2, इसकी होती है 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8, लाइक दिस। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि बोरॉन, बोरॉन के बाद होती है एल्यूमिनियम, का गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, और उसके बाद लास्टली थैलियम की। ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये वैल्यू ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। और बोरॉन, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो तो आगे थोड़ी हेल्प भी मिलती है बॉन्डिंग करते वक्त, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो। तो देखो जैसे बोरॉन फैमिली में 4 लिखे मैंने, ऐसे ही मैंने आपको एक इसलिए बताया कि आपको करना क्या है, बड़ा सा चार्ट खरीद के लाना है और ऐसे ऊपर लिखना है कॉर्नर पर बोरॉन फैमिली और उसके 4 एक्सेप्शनल केसेस। ये बाकी जितने भी होते हैं, क्या, जैसे मैं कहूं आयनिक रेडियस, नो एक्सेप्शनल, सीधे बोलना है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको पता है टॉप टू बॉटम घटती है, ये लॉजिक होता है, और ऊपर से नीचे घट रही है विदाउट एनी एक्सेप्शनल, आंसर ये होता है। तो केवल और केवल अगर एक्सेप्शनल केसेस आपको याद हैं, बाकी के नॉर्मल कांसेप्ट से वो सॉल्व हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखो कि जब भी जेईई में क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्शनल केसेस पर ही आएगा, 100% वो एक्सेप्शनल पर ही पूछेगा। उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जेईई वाले क्यों इतना याद करवाते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन अगर लर्न होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे ही कार्बन फैमिली पे एटॉमिक रेडियस पे एक्सेप्शनल नहीं होता है, डेंसिटी पे एक्सेप्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे एक्सेप्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक्सेप्शनल होता है। हम लोगों को करते करते याद हो गए। अब आप सोचो ना, मतलब हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, मतलब मुझसे आप पूछोगे ना ऐसे, ये इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो हम, मेरे मुंह से अपने आप ही निकलेगा इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कभी हमने रट्टा नहीं मारा, लेकिन बार बार देखते देखते, वही ना हनुमान चालीसा की तरह, देखते 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 याद। तो आपको भी क्या करना है, आप अपने दिमाग की पावर पहचानो,
चार्ट में ऐसे ही एक बार बोरॉन फैमिली का बनाओ, फिर उसके उसके अगले वाले कॉलम में कार्बन फैमिली, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इनके एक ही है, इसका 2 ही है, मतलब इसमें कम है, बस इसमें बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन इनमें थोड़े से ज्यादा है। सब मिला के मान के चलो 4 4 8 और 7 15 15 16 के आसपास एक्सेप्शन है। बस एक बड़े से चार्ट में लिख के, आपको रट्टा नहीं मारना है, आप उठा के बस चिपका दो और उसको आज से लेके 15 दिन तक लगातार देखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और आप बिलीव करिए इस कॉन्सेप्ट पे 100% 2 से 3 क्वेश्चन जेईई मेंस में आने वाले हैं। अभी जब टेस्ट होगा ना, टेस्ट होने के बाद आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि सर क्या ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। इन 15 एक्सेप्शन में से 3 क्वेश्चंस कम से कम आने वाले हैं और वो अगर आपको याद होंगे तो आप अब सोचो ना, बोरॉन फैमिली का अगर एटॉमिक रेडियस पूछेंगे कितनी देर लगेगी करने में? 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा थोड़ी लगने वाला है। अब क्या लॉजिक है क्या नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है कि नहीं लगता है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है कि नहीं लगता है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे एक्सेप्शनल है और दैट्स इट, ये आंसर। समझ गए? तो पहला वर्क जो मैंने आपको दिया कि आप एक चार्ट बना के इनके एक्सेप्शनल केसेस केवल लर्न करने हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, आप इनके फ्लो चार्ट के थ्रू काम करिएगा जिससे आपको याद बना रहेगा कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, बोरॉन से लेके इनर्ट गैसेस तक। तो पहला सॉल्व करने का तरीका यहाँ, और यहाँ पे 30% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आज क्लास में तविसी है जिससे कल मैंने बात की थी, है बेटा? ओके, सुनाई दे रहा है आपको सब कुछ? ये काम करेगी ना जो मैंने कहा है अभी? बेटा ये काम करना है और कम से कम 250 नंबर लेके आने मिनिमम, 250 मार्क्स कम से कम लेके आने। सारे बच्चे सुन लीजिए, अगर अब इस पे क्वेश्चन आपने छोड़ा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन खुद कर सकते हो, हमारे सिखाने से तुम्हें नहीं आएगा। जैसे जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बहुत सिखाया था ना, बहुत सिखाया था, लेकिन एकलव्य की बराबरी नहीं कर सकता था अर्जुन, क्योंकि एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य को कभी देखा ही नहीं था। उसने कहा था बस आप हमें बस पावर देते रहो और हम खुद कर लेंगे। अगर खुद चाहोगे ना तुम तो 250 छोड़ दो, 300 में 300 नंबर ला सकते हो अगर आप जाओ तो। आपको चाहना है। अब जरा देखो, गौर से देखिएगा जरा इस, तो पहला सेगमेंट सबको समझ में आया? पहले सेगमेंट में ये काम करना है। अब ये काम कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन पक्के। अब आपको 3 क्वेश्चन करने या नहीं, आप समझिए इस चीज को। नंबर 2, अब आपको क्या करना है, जरा क्रॉस, एक क्रॉस लाइन खींचिए, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलरियम और एस्टाटीन। सभी लोगों ने बनाया है ना, इसलिए मैंने कहा था ड्रॉ कर लीजिए। चलिए इन पे सर्किल बनाओ, जरा सर्किल बनाइए सभी लोग, ऐसे बना लीजिए जल्दी से सर्किल। ये देखिए हमने सर्किल बनाया। और बोरॉन के नीचे वाला एल्यूमिनियम छोड़ दीजिए, सिलिकॉन के नीचे वाला सर्किल बनाइए, एंटीमनी को सर्किल बनाइए और पोलोनियम को सर्किल बनाइए। इनको सर्किल बनाइए एलिमेंट, ये सारे सर्किल एलिमेंट। ठीक है, अब ये सर्किल एलिमेंट्स की खास बात जानते हो क्या है? बताओ इनको सर्किल क्यों बनाया मैंने? ये क्या है? ये एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो नीचे नोट करके लिखो, यस दीज एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। वेरी गुड, ध्रुव को तो बड़ा पता है। These circled elements are called metalloids. Yes. औरंगाबाद, राज, कंबट, गुड। तो लिखिए नीचे, अब पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, पॉइंट वाइज लिखिएगा। लिखो, these elements are called metalloids, मतलब these elements in the sense, these circled elements are called metalloids. अच्छा, and left hand sided, all the elements, हाँ, अगला पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइडेड एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स एंड राइट हैंड साइडेड एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इनके लेफ्ट वाले, ये वाले और डी वाले और एस वाले सारे मेटल्स होते हैं, है ना, और इनके राइट वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं। बिल्कुल नोट करिए।
तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम कहते हैं मेटोलाइट्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं उनको तो हम मेटोलाइट कहते हैं, लेकिन वो मेटल बताओ जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दोज एलिमेंट्स which react with acid as well as base, मतलब वो एलिमेंट्स क्या हो गए? यस, वानी अग्रवाल, गुड। दोज ऑल आर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। तो बता सकते हो आप कि इसमें से कौन कौन से एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं? देखते हैं कितने लोग एम्फोटेरिक एलिमेंट्स बता सकते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, वेनेडियम, वानी, वेनेडियम, गुड, अपने नाम से याद कर लिया क्या? वेनेडियम, जिंक, जिंक, रुद्र प्रताप, जिंक, ओके। अच्छा, यानी जिंक जो है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम, स्टीव स्मिथ, वेरी गुड, नाम तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है। और ये यो हनी सिंह, एल्यूमिनियम, गुड, नाम तो बड़ा अच्छा रखा है तुमने। एल्यूमिनियम भी एसिड और बेस से रिएक्शन करता है। हाँ, मानस, लेड। अच्छा, आप ये सारे अगर मिला दिए जाएं सारे एलिमेंट्स, तो आई थिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रुद्र प्रताप सिंह, आई थिंक आप लोगों ने 4-5 नाम लिए। एल्यूमिनियम का नाम लिया, जिंक का नाम लिया, लेड का नाम लिया, चलो टिन का, सुजल ने टिन का नाम लिया। बेरिलियम, गुड। टोटल मैं बता दूं, आर्सेनिक, टोटल 11 एलिमेंट्स एम्फोटेरिक होते हैं। आज एकदम लर्न कर लेना 11 एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स एम्फोटेरिक होते हैं। मैं लिखा देता हूं आपको 11 के 11 एलिमेंट्स, क्योंकि टेस्ट में तो एक बार आया था क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स एम्फोटेरिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो हमें एम्फोटेरिक पता हो तो उनके हाइड्राइड्स हैलाइड्स वी कैन इजीली डिसाइड। तो देखो कौन कौन सा, जरा देखिए, लिखिए सब लोग। Zn, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड, टिन। लिखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और जर्मेनियम। यस, एकता कुछ कहना है बेटा? एकता बेटा कुछ कहना चाहती है? नहीं सर। ओके, लिखिए इन एलिमेंट्स को। अब देखो याद कैसे करेंगे, लिख तो दिया मैंने। अब लिख तो दिया मैंने, मेरा मेन मोटो तुमको लिखाना नहीं है। मेन मोटो है कि इस 2 घंटे की क्लास में कुछ सिखा के जाऊं। देखो जरा ढंग से सुनना। जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और जर्मेनियम। ये जो 11 एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये 11 एलिमेंट्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हुए एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब मैं याद कराता हूं आपको, जरा याद करिए, याद करिए, याद कर ले, थोड़ा सा फास्ट याद करें, है ना। मैं हिंदी में लिखता हूं, आप सभी लोग हिंदी में लिखिएगा। लिखिए, जनाबे, राइट डाउन, जनाबे अली ने, मैंने कैसे याद किया? मैं ऐसे याद करूंगा तो भूल जाऊंगा 100%, एक आधा भूल जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने कैसे याद किया? जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, राइट। लिखो सभी लोग, जनाबे अली। अब जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग कहाँ गा पाएगा? सिंपल सी बात है, जनाबे अली की कौम अलग है, पंजाबी की कौम अलग है, गा ही नहीं पाएगा, है ना। तो जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ये ठीक। उसी के नीचे लिख रहा हूं, आज, और आज में जा के नीचे छोटी सी बिंदी, आज नहीं है, आज है। समझते हो ना, जा और जा में फर्क होता है ना। आज, आज सब भिखारी, आज सब भिखारी गए। कहाँ गए? भीख मांगने गए होंगे। चलो एक काम करते हैं, इंदौर भेज देते हैं इनको। आज सब भिखारी इंदौर गए।
आज सब भिखारी इंदौर गए। इंदौर भेज दिया मैंने, इंदौर वाले संभालें, सारे भिखारी इंदौर पहुंच गए। आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक, अब जरा देखिए, ये तो याद कर ही लोगे, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी गए। अगर एम्फोटेरिक पे क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। याद हो गया? जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। अब कैसे रिलेट करोगे? देखो, खुद देख लो। जनाबे अली ने से कुछ भी नहीं है। जनाबे अली ने बेकार, बेरिलियम क्रोमियम, बेकार गाया, गाया जीए, गैलियम गाया, पंजाबी पीबी, सॉन्ग एसन। अब देखिए, एसजी जैसी कोई चीज होती नहीं एसपीडी में, है ना? तो सॉन्ग का मतलब एसन, एसजी मत करना। तो समझ में आया? जनाबे अली ने बेकार, बेकार गाया, गाया जीए पीबी, पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, आज, आज मतलब एस, आज अगर होता तो एजी होता, हमने यहां लिखा है आज। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। आज सब, सब मतलब एंटीमनी। भिखारी इंदौर, एक ही भिखारी है पूरे केमिस्ट्री में, भिखारी इंदौर, बी से भिखारी, आई से इंदौर, डायरेक्ट भिखारी भी याद कर सकते हो, है ना? भिखारी इंदौर, और जीई मतलब गए। आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, या आज सब भिखारी गए। अगर इंदौर वाले नहीं लेना चाहते भिखारियों को, कोई बात नहीं, ना ले, डायरेक्ट आज सब भिखारी गए। कहाँ गए? वो भीख मांगने गए होंगे। तो ये एलिमेंट टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब अगर इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा जाए, हाइड्राइड पूछा जाए, हैलाइड पूछा जाए, तो आई थिंक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब जैसे कभी कभी पूछा जाए, बताओ ALO क्या ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? देखो, कभी कभी जेई वाले बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एकदम बेवकूफ बना देते हैं। ALO क्या ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? वानी बता बेटा, क्या ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यस सर। यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मानस, मानस का कहना है नहीं है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। अरे भाई, एम्फोटेरिक एलिमेंट तो एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या ALO फॉर्मूला होता है? ये तो आलू लिखा है, इट इज ओनली आलू। आलू समझते हो? इट इज आलू, नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ, यस, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al2O3 विच इज एल्यूमिना। तो मतलब हमको दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। नंबर 1, वो एक एलिमेंट हमारे इस सेगमेंट में आता हो और उसका एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूला भी बनता हो। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट करके एक बार जेई एडवांस में अभी शायद 2 साल 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, और उन्होंने ऐसे दे दिया था एक आलू बना के। उन्होंने कहा था बताओ एल्यूमिनियम ये एम्फोटेरिक है? लोगों को लगा अरे एल्यूमिनियम तो हमको याद है, और ज्यादातर बच्चों को एल्यूमिनियम ही याद रहता है, तो बस टिक मार दिया, -2। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला आप मेंटेन करिएगा जो उसके ऑक्साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे इसमें देखो, इस पूरे उसमें गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके अगला पॉइंट लिखो। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यही कारण है कि पानी में बहुत इजीली सॉल्युबल होता है। लाइट इज गॉन। ठीक है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेल्टिंग पॉइंट का हमने एक ऑर्डर लिखा था। गैलियम इज यूज्ड हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। हाँ बिल्कुल, गैलियम का हाई थर्मोमीटर टेम्परेचर में यूज किया जाता है, और गैलियम बहुत सारे मैजिशियन भी गैलियम का यूज करते हैं। जानते हो कैसे? वो गैलियम का, जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर नहीं है सॉरी, चौक होल्डर है ना, चौक होल्डर एकदम गैलियम का ऐसे बनाया जा सकता है, एकदम गैलियम का। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ, बीपी उनका हाई होता है, वो टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। एमपी बीपी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है जनरली। तो बीपी में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, बट गैलियम में एक्सेप्शनल केस होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम का एमपी घटता है, और उसके बाद गैलियम के बाद इंडियम और थैलियम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बोरॉन, देखिए बोरॉन, अब देखिए कैसे याद किया हमने ग्राफिकली याद किया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, थैलियम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो इंडियम, थैलियम इतना बढ़ता है कि वो एल्यूमिनियम से कम रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा।
और क्यों याद है? क्योंकि मेरे सामने चार्ट मतलब हमने लगा रखा है। अब चार्ट आज से लगा रखा है, हमने तो बहुत सालों से लगा रखा है, तो एकदम दिमाग में फिट है। अब कहीं चार्ट नहीं भी होगा तो मेरे दिमाग में वो चार्ट ही दिखता है हमको कि हाँ इसमें ये चीजें होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया गैलियम है, ये गैलियम का बिल्कुल एक ऐसा मेटल आता है ना, गैलियम एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होता है, उसमें कोई स्पून बना सकते हो तुम, कोई भी एक सॉलिड चीज बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब बॉडी टेम्परेचर उसके, उसको ऐसे करोगे ना, अंदर ऐसे ऐसे लगाओगे ना, और थोड़ी देर बाद हाथ ऐसे करोगे ना तो गायब हो जाएगा। मैजिशियन लोग ऐसे ही करते हैं, वो एक ग्लास ऐसे रखते हैं कंटेनर का व्हाइट कलर का, और फिर पानी भर देते हैं, और गैलियम की कोई चीज लेके आते हैं और एक हैंकी डालते हैं उसके ऊपर और डालते हैं इसके अंदर ऐसे ये, और ऊपर ऐसे करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद हैंकी हटाएंगे तो गैप। अब उनसे को वापस ला के दिखाओ तो नहीं ला सकते। तो गैलियम इज हाईली सॉल्युबल, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि आसानी से उसको किसी भी चीज में घुलाया जा सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो उड़ाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये गैलियम। अच्छा, इसके अलावा देखो एक इसमें और है, सल्फर का फ्लोराइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सल्फर का फ्लोराइड SF6। गौर से देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में बता रहा हूँ आप लोगों कि मतलब आपको बिल्कुल मैजिक के साथ याद भी हो जाएंगे और जेई में क्वेश्चन भी आते हैं। SF6, यस SF6 आप SF6 अगर मार्केट से मंगवाओगे, अमेजन से SF6 मंगवाओ, तो SF6 जब आएगा ना कंटेनर में तो हेक्साफ्लोराइड, यस हेक्साफ्लोराइड सल्फर का। तो ये इनविजिबल लिक्विड होता है, इनविजिबल लिक्विड होता है। इनविजिबल लिक्विड का मतलब आप देखोगे ना तो आपको खाली कंटेनर दिखेगा, खाली कंटेनर, लेकिन इसकी डेंसिटी जो होती है एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो आप एक ग्लास का कंटेनर लो, तो ग्लास के कंटेनर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड भर दो, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भरने के बाद अब दिखेगा नहीं, लेकिन उस पर कागज की नाव बना हुए, कागज की बोट, और उसके ऊपर रखो तो यूं तैरेगी। तो बहुत सारे मैजिशियन मैजिक करते हैं इस पे, उन्हें लगता है हवा में तैर रही है, तो हवा में नहीं तैर रही है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, इस पर कई बार इसके स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी गई है, स्ट्रक्चर बेस्ड इसकी प्रॉब्लम्स कई बार पूछी गई हैं, आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो आप लिख लो, इट इज अ इनविजिबल लिक्विड, ये एक इनविजिबल लिक्विड होता है, इनविजिबल लिक्विड होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, लास्ट वाले 7th पीरियड एलिमेंट्स, लिख लो ऑल आर रेडियो एक्टिव, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, इसलिए इनकी स्टडी हम नहीं करते। तो सारे पॉइंट वाइज लिखते चलिए, जल्दी जल्दी पॉइंट वाइज लिखो, इन पॉइंट पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। लिखो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इनविजिबल लिक्विड, एंड डेंसिटी जो है इसकी एयर से ज्यादा होती है, इट हैज हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर, and 7th period elements are highly dangerous in study, so because of radioactivity nature, इनका रेडियोएक्टिव नेचर होता है, इसकी वजह से इनकी कोई स्टडी नहीं करेंगे हम। तो इन एलिमेंट्स को खास हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। कर लिया? हुआ? तो these all are some basic informations। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, जरा अच्छे से लर्न करिएगा। ये कोटेशन याद हो गई, आज सब भिखारी इंदौर गया, जनाब अली ने बेकार गया, पंजाबी सॉन्ग। एक कोटेशन और बताता हूँ, इस कोटेशन को और याद, एक कोटेशन को और याद करो। इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलम बनाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन कौन से एलम्स हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा गया बताओ इनमें से कौन कौन से एलम्स बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस की इस साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हम लोगों ने पूरी R&D की है और होपफुली ये क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है ना। देखो कौन कौन से, मतलब कई बार होता है एलम, समझते हो ना, एलम, एलम मतलब जैसे फिटकरी है ना, फिटकरी मतलब फटक दी, जिसको हम मराठी में तुरटी कहते हैं, है ना। जैसे होता है हमारे पास पोटास एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको कहते हैं हम क्या, पोटास एलम। तो एक एलम है, एलम्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज, उनके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है एलम बनाने के लिए पोटेशियम और एल्यूमिनियम की जगह और कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। क्या हम पोटेशियम की जगह क्या सोडियम यूज कर सकते हैं? क्या हम जिंक यूज कर सकते हैं, K2 की जगह Zn लिख दें हम, क्या पॉसिबल है? एल्यूमिनियम की जगह हम बोरॉन यूज कर सकते हैं क्या, या एल्यूमिनियम की जगह हम गैलियम यूज कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एलम फॉर्म करते हैं, यस, क्या आयरन यूज कर सकते हैं क्या? तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो लिखो द एलिमेंट्स विच फॉर्म एलम, लिखिए अगला पॉइंट लिखो, द एलिमेंट्स विच फॉर्म, भाई ये निग्गा क्या होता है? हाँ भाई ये निग्गा क्या है? NIGGA। लिखो
द एलिमेंट्स विच फॉर्म क्या एलम्स। कौन कौन सा, जरा देखिएगा। कोटेशन सुनाता हूं, कोटेशन याद करो, कोटेशन याद करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुमको इस थोड़े से समय में कुछ चीजें याद करवा दूं। लिखा तो किताबों में है ही, और सबको सब कुछ मालूम भी है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। हर टीचर यही कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन पढ़ना भी इतना आसान नहीं है एनसीईआरटी को, क्योंकि कारण या शुरू से पढ़ा होगा तो फिर कर पाओगे, अचानक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें याद करा दूं, है ना। नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये B4 OH का होल 5, OH का होल 4 O5.8H2O 8H2O Na2B4O7.10H2O, ठीक है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है इसमें, बोरेक्स का Na2B4O10.10H2O, 10 क्रिस्टलाइजेशन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ गया ना। आ रहा हूं मैं अभी मैं उस पे आ रहा हूं कि मतलब बोरेक्स के 4 कंपाउंड्स बनते हैं, बोरॉन का हाइड्राइड, बोरॉन का हैलाइड, बोरिक एसिड और बोरेक्स। 4 कंपाउंड्स बनते हैं बोरॉन के। ऐसे सभी कंपाउंड्स बनेंगे और उनके अलग अलग कंडीशंस होंगी। मैं आ रहा हूं उस पे, धीरे धीरे करके आऊंगा। मैं 2 घंटे में मास्टर बना दूंगा, टेंशन मत लो, बस खाली तुम डटे रहो मैदान पे। तो अब ये पहले बेसिक चीजें तो समझ लें, इस पे कुछ पॉइंट्स तो लिखा दूं मैं जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हैरी डालो एलम्स। एलम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एलम फॉर्म करते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी जो होते होंगे डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के या एस ब्लॉक के, तो उनको भी हम यूज कर लेंगे। देखो कौन कौन सा है, कोटेशन लिखो, जल्दी से कोटेशन लिखो। अमीना, कोटेशन लिखो फास्ट थोड़ा। अमीना कब्र से बोली, अमीना कब्र से बोली। फिलहाल, फिलहाल कोई, फिलहाल कोई गाकर मनाए। देख लो भाई, अमीना मर गई है, मर गई है अमीना, कब्र के अंदर से बोल रही है। क्या बोल रही है कि फिलहाल कोई गाकर मनाए। गाने सुनना पसंद होगा उसको, मान लेते हैं, है ना। बहुत गाने सुनना पसंद होगा और गाने नहीं सुन पाई होगी और मर गई होगी। तो अब कब्र के अंदर से बोल रही है, जो भी लोग उधर से निकलते हैं उनसे ये बोलती है कि गाकर सुनाओ। गाकर सुनाओ नहीं, गाकर मनाओ। समझ गए। अमीना कब्र से बोली, फिलहाल कोई गाकर मनाए। ये एलिमेंट्स एलम फॉर्म करते हैं, ये एलिमेंट्स एलम फॉर्म करते हैं। देखो समझना जरा, अमीना अमोनियम आयन और सोडियम आयन, इसको कहते हैं अमीना। अमोनियम, अमीना, अमोनियम सोडियम, अमोनियम सोडियम, अमीना। कब्र पोटेशियम, और कब्र से रुबिडियम है, ध्यान रखना। कब्र बीआर नहीं है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, ठीक। और से सीजियम है, से सीजियम है। अमीना कब्र, ध्यान रखना, बीआर नहीं है, रुबिडियम है और सीजियम से, और बोली से कोई भी टर्म नहीं है, वो केवल हमने रिलेट किया है कब्र से बोली। फिलहाल, फिलहाल का मतलब फिलहाल आयरन एल्यूमिनियम। फिलहाल कोई कोबाल्ट, कोई गा गैलियम, कर क्रोमियम, मनाए मतलब मैंगनीज। फिलहाल कोई गाकर मनाए, फिलहाल कोई गाकर मनाए, एलम्स। अब इस पोटेशियम की जगह हम इनमें से कोई भी एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। यहां पर हम अमोनियम का होल ट्वाइस यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एल्यूमिनियम की जगह हम इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए बस। तो याद करो बेटा जल्दी से कि इन एलिमेंट्स का हम जो है उन एलम्स की जगह इनका हम यूज कर पाएंगे। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ इनमें से कौन से एलम्स फॉर्म कर सकते हैं, तो एलम्स वाले एलिमेंट्स आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, एलम्स वाले टर्म्स प्रॉपर याद होने चाहिए। जल्दी से नोट करिए। जिसमें औरंगाबाद के बच्चे हैं जरा रेस करो अपने हैंड, कितने बच्चे औरंगाबाद के हैं? 2, बस केवल 2 बच्चे।
ओके अच्छा तेजस है 3 गुड 4 5 ठीक है ओके ठीक है डाउन कर लें। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को याद करते चलिए और इन सारे टर्मिनोलॉजीज को हम अपने एलम पे यूज कर सकते हैं ना, वो जो पोटास एलम है ना उसको यूज कर सकते हैं। अभी बेटा कुछ कहना है? अभी बेटा कुछ कहना है आपको? ओके तो ये क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? तो ये तो था हमारे पास जनरल टर्म्स। तो हमने पहला आपको बताया कि इनके जो फिजिकल जो हमारे पास जो जनरल ट्रेंड्स हैं उनको एक चार्ट पे बना के याद करना है। नंबर 2 कुछ जो बेसिक बातें अभी हमने याद करवाई हैं वो आप याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब हम बात करेंगे इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है इनके कंपाउंड से रिलेटेड। इनके कंपाउंड से रिलेटेड मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हर एलिमेंट्स में अपने अपने कंपाउंड्स, और मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे कंपाउंड्स यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ एक आपको आज मैं एक लेआउट बना के जाऊंगा कि इनको पढ़ा गया तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम है 2 घंटे का और पूरा पी ब्लॉक है। वो वन शॉट में मैं बस केवल इतना बता सकता हूँ कि हाँ ये ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली में अगर मैं लिखूं, ध्यान दीजिएगा, बोरॉन, अब मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूं, सभी बच्चे एकदम नोट करेंगे कि इन्हीं कंपाउंड्स को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोरॉन फैमिली में हमारे पास B2H6 डाइबोरॉन है, और उसके बाद बोरिक एसिड है S3BO3, और उसके बाद हमारे पास बोरेक्स है। बोरेक्स को हम टिंकल भी कहते हैं, और बोरिक एसिड का मतलब वो कैरम बोर्ड वाला पाउडर। ये केवल 3 कंपाउंड्स अवेलेबल है बोरॉन फैमिली में, और एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में कोई कंपाउंड है ही नहीं, आपको लफड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू वरी कि हमें एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम के कुछ कंपाउंड्स पढ़ने, कुछ भी कंपाउंड्स पढ़ने की जरूरत नहीं। बोरॉन फैमिली में ये 3 कंपाउंड ही पढ़ने हैं, केवल 3 कंपाउंड। और ज्यादातर एक बात समझ लो, किसी भी कंपाउंड में अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। बात समझ में आ रही है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। आज मैं तुमको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जो बच्चे 12th में है ना, जो बच्चे 12th में है और जिनको बोर्ड का पेपर देना है, आप में से बहुत सारे बच्चों को बोर्ड का पेपर देना होगा ना, देना है ना बहुत सारे बच्चों को बोर्ड का पेपर। बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, बोर्ड के पेपर में जब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है ना, तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं? वैसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया अमोनिया जो है गैस होती है और PS3 एक लिक्विड होता है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने, मान लिया क्या होता है क्या नहीं होता, मान लिया अमोनिया गैस होती है, PS3 एक लिक्विड होता है, क्यों? ऐसा पूछते हैं कि अमोनिया एक गैस है, PS3 एक लिक्विड है, ऐसा क्यों? उन्होंने सवाल भी पूछा बोर्ड के पेपर में, उन्होंने देखो आंसर भी दिया। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ अमोनिया क्या है और PS3 क्या है, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सा गैस है कौन सा लिक्विड है। खुद बता दिया। तो आपको जानते हो क्या करना है, बोर्ड के पेपर में क्या लिखना है? अब आप ऐसे देखो, NH3 और PH3, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यही तो अलग है। तो आप नॉर्मल सेंस में लिखो, नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस के साइज से छोटा हो। आपको 4-5 बातें पता है ना। नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस से छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब 3-4 जो बातें तुमको पता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 बातें लिखो, इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी कम। इसीलिए ये गैस होता है, ये लिक्विड होता है। दैट्स इट। कभी कोई टीचर काट नहीं पाएगा, कभी कोई टीचर काट नहीं पाएगा, क्योंकि इन्हीं में सही आंसर होता है। इसलिए बोर्ड का पेपर में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो कभी भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर बोर्ड पेपर में आते हैं तो प्लीज आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्वेश्चन सामने लिखा होगा, आंसर भी हर बोर्ड के पेपर वाले में लिखा होता है। आपको वो पूछता है क्यों। अब क्यों में केवल 5 चीजें तुमको मालूम है, भाई एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो चीजें आती हैं, वो लिख दीजिए आप, इसका ऐसा, इसका ऐसा। इसीलिए वही क्वेश्चन का आंसर ये रहा चिपका के, कोई वेरिएशन नहीं होता उसमें, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बोरॉन फैमिली में समझ में आया। बोरॉन फैमिली में हमारे पास B2H6 है, S3BO3 है, बोरेक्स है। अब देखो, अब मैं अगर इन तीनों को पढ़ा नहीं सकता, इन तीनों को पढ़ाने का हमारे पास टाइम नहीं है बेटा, इन तीनों को पढ़ाने का बिल्कुल टाइम नहीं। जैसे मान लिया अब भाई हम लोगों को करते करते याद हो गए, अब आप लोग भी कैसे पढ़ना है, आप लोगों को मैं बताऊं कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे B2H6 है, तो B2H6 हमें पता है कि डाइबोरेन होता है,
इसके अंदर बनाना बॉन्डिंग होती है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें 2, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, बनाना बॉन्डिंग वाला कंपाउंड बनता है ना। और इसके अंदर बोरॉन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, एनसीईआरटी में केवल एक पैराग्राफ दे रखा है, केवल एक पैराग्राफ, बस उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है कि B2S6 में, कि हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोरॉन फ्लोराइड से रिएक्शन करता है, B2S6 बन जाता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है, या NaBH4 जब उससे रिएक्शन करता है I2 से तो B2S6 बन जाता है, हाँ sp3 होता है, ठीक है ना। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर रिएक्शन कर जाएगा सोडियम हाइड्राइड से तो B2S6 बन जाता है। तो ये जनरल कुछ प्रिपरेशंस हैं जिनको आपको याद करना होगा। और B2S6 की कुछ उसमें रिएक्शंस भी हैं कि B2S6 अगर अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा तो बोराजीन बन जाता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली वो पोर्शन बिल्कुल एक पैराग्राफ में दे रखा है, एक पैराग्राफ में कि भाई यही चीजें। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप वो रिएक्शन एग्जैक्टली सुनते चलिए और लिखते चलिए। इसकी कुछ एक प्रिपरेशंस और इसकी बोराजीन वाली रिएक्शन, बोराजीन वाली कि भाई इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया से करवा दी जाए तो हमें पता है B3N3H6 बोराजीन बन जाता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। B2S6 में इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है B3N3H6। तो B2S6 का जनरल इंफॉर्मेशन है, हाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, बोराजीन भी कहते हैं, बोराजोल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल नोट करते चलना है आपको कि क्या क्या चीजें एनसीईआरटी से पढ़नी है। बोराजीन वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना है। B2S6 की और B2S6 से रिएक्शन CO वाली भी नहीं छोड़नी है। CO से रिएक्शन होती है तो BS3CO BS3 बन जाता है, ठीक है ना। और इसका हाइड्रोलिसिस भी आसानी से होता है, और हाइड्रोलिसिस B2S6 से H3BO3 ही बन जाता है। B2S6 की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ B2S6 व्हिच बिकम्स बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारे B2S6 की इंफॉर्मेशन। बोरिक एसिड क्या होता है, ये भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। हमको पता है कैरम बोर्ड का पाउडर होता है ना, स्मूथी, और कैसा 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 टच होता है इसका, सिरपली नहीं सोपी टच होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, इट हैज सोपी टच। मतलब बिल्कुल आप देखो ना कि मतलब अगर उसको चेहरे पर लगा लिया जाए तो चेहरा एकदम सोपी हो जाएगा। चेहरे पर मत लगाना, चेहरे में नुकसान करेगा, लेकिन कैरम बोर्ड वाला पाउडर होता है, एकदम सोपी टच होता है, और ये पानी में भी मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। बोरिक एसिड की खास बात क्या है, बोरिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, बोरिक एसिड का फैक्टर 1 होता है, बोरिक एसिड का फैक्टर 1 होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, याद है ना। H3PO3 का 3, H3PO4 का 3, H3PO3 का 3, H3PO2 का नहीं, कुछ गड़बड़ किया, H3PO3 का 3, H3PO3 का 2 और H3PO2 का 1। और H3BO3 का 1 ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है, समझ में आ रहा है। इट इज नॉट प्रोटोनिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वाटर से रिएक्शन करेगा और BOH का होल 4-1 बनेगा और एक H+ रिलीज करेगा, और एक H+ रिलीज करने की वजह से इसका फैक्टर 1 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है H3BO3 बोरिक एसिड के फैक्टर का कंसेप्ट। तो H3BO3 जो बोरिक एसिड होता है वो आसानी से B2S6 के वाटर से बनता है और इसका फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसके इनफैक्टर वाला कंसेप्ट आपको एकदम एग्जैक्टली रीड करना है, बोरिक एसिड वाला, ठीक है ना। और इसका 3D नेटवर्क हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्ट्रक्चर बनता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर 3D के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी लिखना है साथ में, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स बनता है। अच्छा, बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स को टिंकल कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2, ठीक है ना, .10H2। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, देखो Na2B4O5OH का होल 4.8H2, ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स टिंकल, B4O5OH का होल 4 और 8H2O। देखो भाई टोटल कितने हाइड्रोजन है इसमें, 10 दूनी 20, 20 हाइड्रोजन है इसमें, देखो 4 16 16 4 20, यस। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 5 4 9 और 9 8 8 16 17 17, 10 और 7 17, यस। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों फॉर्मूले लिख लो। मेंस वाले डायरेक्ट बोरेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोरेक्स मुझे लगता है कि इस बार मैं इन कंपाउंड्स का नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इस साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी सबसे ज्यादा है, इसलिए बेटा प्लीज नोट करिए, टिंकल Na2B4O6 10H2O, ठीक है ना। और ये वाला अब इसमें बता सकते हो कि इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है,
ठीक है ना। लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा और याद करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा और याद करना होगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 1 बोरॉन 2 बोरॉन दिख रहा है, और 3 बोरॉन और 4 बोरॉन, इस तरीके के ऑक्सीजन ऐसे रखते हैं। देख लो बेटा, ऐसे बना लीजिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऐसा। और एक एक OH सभी में लगा दो, सभी में एक एक OH लगा दो, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 4 8, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। अब एक काम करो, एक एक माइनस ऐसे, माइनस इस पे लगा दो, माइनस इस पे लगा दो, और 2Na+1, 2Na+1, एक B, 4 बॉन्ड बन गए ना, B एक माइनस ऊपर लगाओ, एक B माइनस नीचे लगाओ, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों बोरॉन है ना, ये कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गए, और ये वाले दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज हैं और 3 बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। नोट करिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रक्चर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 90% है इस मेंस के पेपर में। जितना मैं बताता जा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ते चलिए, और इन क्वेश्चंस को फिर बाद में बताएंगे कि सर कैसे बताया था आपने। बोथ बोरॉन हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड B-B- and these two boron has sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक हमारे पास 3 सिग्मा क्लोन पेयर के साथ पिरामिडल शेप के साथ है, और 2 ट्राइगोनल प्लेनर के साथ है। अब पिरामिडल क्या होता है, प्लेनर क्या होता है, कल मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था। बोरेक्स विद वाटर गिव्स बफर सॉल्यूशन, यस बेटा, बोरेक्स जो है पानी के साथ मिलेगा, बिल्कुल बफर सॉल्यूशन बना देगा। Na2B4O7, और इसमें खास बात एक और होती है, इसको अगर गर्म करोगे ना, इसको गर्म करोगे तो पहले मोनो एक वाटर निकलता है 1H2O, और फिर 9H2O, और फिर वापस फिर से एनहाइड्रस बोरेक्स बन जाता है, एनहाइड्रस बोरेक्स बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस बोरिक का एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इसका हीटिंग इफेक्ट इसके ब्रैकेट में लिख लो, हीटिंग इफेक्ट इसका। इसको हीट करने से क्या बनता है, इसको हीट करने पर पहले बनेगा Na2B4O7 प्लस डॉट 1H2O, 9H2O बाहर निकल जाएगा, फिर Na2B4O7 डायरेक्ट बनेगा एनहाइड्रस, और उसके बाद बनेगा NaBO2 प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। हाँ, B2O3 प्लस NaBO2, यस। ध्रुव, किस बैच में हो तुम, किस सेंटर में हो? ध्रुव बेटा बोलो। जयपुर, वेरी गुड। एनसीईआरटी पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, गुड बेटा। तो समझ गया ना, सोडियम का मेटाबोरेट बनता है और बोरिक का एनहाइड्राइड बनता है। जयपुर मतलब आशीष मिश्रा सर, है ना, ओके। तो यहां पर हमारे पास क्या है, बोरेक्स में सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक का एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो हमने 3 इंफॉर्मेशन आपको जनरल 3 इंफॉर्मेशन बताई, ठीक। तो बोरॉन से रिलेटेड आप बिलीव करिए, इनके अलावा कुछ भी जेईई मेंस वाले इसके अलावा नहीं पूछ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, इसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास बोरॉन से रिलेटेड। अब देखिए, ऐसे ही सारे कंपाउंड्स अवेलेबल है। अब मैंने कहा ना, ऐसे सारे कंपाउंड तो नहीं बता सकता मैं आपको, कि भाई इतना समय नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ बेसिक बातें आपको सारी मैं क्लियर कर दूंगा। कार्बन सिलिकॉन में देखो, कार्बन फैमिली में देखो, बिल्कुल नोट कर, इसमें देखो बेटा, तुमको असाइनमेंट मतलब तुमको वर्क करना पड़ेगा इस काम के लिए। इस 2 घंटे की क्लास के बाद आपको केवल 3 से 4 घंटे और दे दीजिए इस काम पे, आपको पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 2 घंटे हमारे जो पढ़ रहे हैं, अब इसके अलावा 4 घंटे और इस पे जो मैंने कहा ये कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन पी ब्लॉक का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब कार्बन फैमिली में देखो, कार्बन फैमिली में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन इसका कैल्शियम का कार्बोनेट दिया जाता है, कैल्शियम का कार्बोनेट, जो पीछे वाले में भी कैल्शियम का कार्बन का है ना, कैल्शियम का साइनामाइड, कैल्शियम का। और इसके अलावा कार्बन के साथ इसमें आता है सिलिका SiO2, और सिलिका के साथ आता है सिलिका और सिलिकॉन, बस ये 2 चीजें। इसके अलावा हालांकि इसमें जियोलाइट भी होता है, लेकिन जियोलाइट आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको जियोलाइट पढ़ने की जरूरत नहीं, सिलिकेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलिकेट भी होता है इसके अंदर, जैसे कंपाउंड्स तो इतने होते हैं मैं बता दूं, सिलिकेट भी होता है और जियोलाइट भी होता है, लेकिन ये वाले एग्जैक्टली एनसीईआरटी में बस 3 लाइनें दे रखी है, हार्डली 3 लाइनें, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें, छोटा सा पैराग्राफ इसमें, लेकिन आपको CO2 और सिलिका, ये 3 चीजें बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी। अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें आपको आई थिंक जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? जैसे टेस्ट ट्यूब में अगर आपको एक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें क्या करना है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मिक्सचर है तो उन मिक्सचर को क्या करो, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लो, एक को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग ले लो। अगर आप उसको हीट करोगे तो उसका जो फ्लेम कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड कंफर्म, इट गिव्स ब्लू फ्लेम। नोट करके लिखो, CO जो है इट गिव्स ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम देती है। CO जो है वो ब्लू फ्लेम देता है। आप अलग से लिखिए उसमें, है ना, मैं लिखाता चल रहा हूं, तो कार्बन फैमिली में लिखिए कितना कितना हमको पढ़ना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बोल रहा हूं। CO ब्लू फ्लेम देता है। अच्छा, CO के साथ खास बात पॉइजनस है। हमारे जब हीमोग्लोबिन के साथ CO मिलती है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जिससे इंसान मर जाता है। CO जब हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ मिलती है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे इंसान मर जाता है। CO बहुत टॉक्सिक गैस होती है, CO, ठीक है ना, जो पॉइजनस का काम करती है। जबकि CO2 क्या होती है? CO2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। लिखो CO2 में कलरलेस, ऑर्डर, हाँ एसिडिक होती है, बिल्कुल। तभी तो CO2 का मतलब कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी होती है, अल्कोहल पीने से एसिडिटी होती है। CO2 कलरलेस, कलरलेस मतलब होता है रंगहीन, ऑर्डरलेस मतलब कलरलेस, ऑर्डरलेस विद, अच्छा ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या है? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप शेक करो और यूं खोल दो तो बहुत तेजी से गैस बाहर निकलेगी, तो वो जो बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी कि गैस का बहुत तेजी से बाहर निकलना ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इन लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर से बहुत तेजी से उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती है, उनको नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं और आप रिसाइकल करके उसको वापस फिर अंदर ले रहे हो, तो प्रैक्टिकली जो है वो हार्मफुल है, इसलिए CO2 कलरलेस, ऑर्डरलेस। अच्छा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बचपन में पढ़ा है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर, ये भी लिखो साथ में, इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर, लिखो इस CO2 में, इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर। अच्छा एक बात बता दूं, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, एक हमारे पास CO2 होती है और एक SO2 होती है। देखो सल्फर कंटेनिंग कहाँ, ये सल्फर की गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, हाँ H, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, CH3 होती है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, है ना। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपियर इन एक्सेस, ये वाली CO2 और CO, ठीक है ना। अच्छा, COH2 के साथ मिलके क्या बनाता है? वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, जिसको हम सिन गैस कहते हैं। तो उसी के नीचे लिखो CO plus H2 गिव्स सिन गैस। अच्छा एक बात और, CO plus N2, CO अगर नाइट्रोजन के साथ मिल जाए तो प्रोड्यूसर गैस होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, CO H2 के साथ मिलती है तो वाटर गैस है, CO अगर N2 के साथ मिल जाए तो क्या है? तो वो होती है कौन सी? प्रोड्यूसर गैस। यस, दोनों लिखो, अंशुमन सिंह, रेड हॉट कोक, यस, ठीक है ना। तो लिखो CO अगर बनती है H2 के साथ तो बनती है सिन गैस, और अगर N2 के साथ बनती है तो बनती है प्रोड्यूसर गैस। सब कुछ NCERT में मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन है बड़ी लिमिटेड है, ठीक है ना। अच्छा, और इनकी रिएक्शन तो एसिडिक होते हैं, CO2 एसिडिक होता है, CO2 एसिडिक होता है, इसीलिए आसानी से वाटर से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर जाता है, H2CO3, CO2 plus H2O gives H2CO3, जो कि वीक एसिड होता है, जो कि वीक एसिड होता है CO2, ठीक है। तो CO2 और CO जो है जनरल इंफॉर्मेशन है। अच्छा क्या हुआ ये? हाँ बेटा, इसकी पीएच जो है 7 से कम होती है। नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कितनी पीएच होती है, जरूरत नहीं है। तो CO और CO2 एसिडिक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू फ्लेम देती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा एक हमारे पास CO2 है, CO2 बिल्कुल SO2 जैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात यहाँ और जान लीजिए, CO2 कलरलेस, SO2 कलरलेस। CO2 इट टर्न्स लाइक वाटर मिल्की, SO2 इट टर्न्स लाइक वाटर मिल्की। देखो CO2 कितनी समानता रखती है CO2 में, CO2 इट टर्न्स लाइक वाटर मिल्की, SO2 इट टर्न्स लाइक वाटर अगेन मिल्की।
अच्छा, मिल्कीनेस डिसअपियर होता है एक्सेस में, इसमें भी मिल्कीनेस डिसअपियर होता है SO2 में। CO2 और SO2 में केवल एक फर्क होता है, बताओ क्या? CO2 और SO2 में एक फर्क होता है, दोनों एक ही जैसे गैसेस हैं, कलरलेस कलरलेस। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर, इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर नहीं है, डेंसिटी का नहीं, ना हाइब्रिडाइजेशन का भी नहीं। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो उनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब देख के कैसे बताओगे? एक CO2 है, एक SO2 है, तुम एक काम करो, लैब में जाओगे और लैब में कहोगे हाँ भाई इसका हाइब्रिडेशन अलग है, इसका हाइब्रिडेशन अलग है, तो समझने वाला भी नहीं समझेगा कि तुम क्या बता रहे हो। यस वेदांत, स्मेल का डिफरेंस होता है। CO2 की कोई स्मेल नहीं होती, जबकि SO2 की स्मेल होती है बर्निंग सल्फर स्मेल। नोट करके लिखो, उसी के नीचे CO2 के नीचे लिखो कि इट इज सेम as CO2, SO2 लिखो नीचे ब्रैकेट में, SO2 it is same as CO2 but its smell is burning sulfur smell। और बर्निंग सल्फर स्मेल समझते हो कैसी होती है? बस अपने बालों को ऐसे लो, ऐसे काटो और उसमें आग लगा दो, अपने बालों में आग लगा दो, ऐसे डायरेक्ट मत लगाना, काट लो कैंची से, किसी कुछ चीज के तो काम आ जाए कम से कम, और उसमें बालों में जब आग लगाओगे तो स्मेल जैसी आएगी उसको हम कहेंगे कि भाई ये बर्निंग सल्फर है। तब तुम हमेशा के लिए सीख जाओगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ने मेरे बालों में आग लगा दी। समझ गए? गर्ल्स के लिए आराम है, चोटी कट जाएगी आसानी से, ठीक है ना। कई लोगों को उसमें जो है स्मेल आ जाएगी। या अच्छा ये नहीं करना चाहते तो फिर जैसे माचिस की तीली जब जलाते हैं ना, यूं जलाओ और यूं मतलब सूंघना, ऐसा नहीं है, दूर से सूंघना है उसको, और जो स्मेल आएगी वो बर्निंग सल्फर स्मेल होगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो जो बारूद और जो पटाखे जलने की स्मेल होती है ना, कंप्लीट सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट गैस, एक रिड्यूसिंग गैस होती है, इवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी, यहाँ बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो CO CO2 के बारे में, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन में हम टाइम नहीं लगा सकते। अच्छा, SiO2 सिलिका होता है, एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बिल्कुल आप ऐसा समझ लो, ग्लास और सीमेंट बनाने काम आता है। और ग्लास, इसकी सबसे खास बात जानते हो क्या है? सिलिका केवल एक ही कंपाउंड रिएक्शन करता है, ग्लास एक ही कंपाउंड रिएक्शन करता है, जानते हो कौन से? नॉर्मल टेम्परेचर पे, HF से Na से भी करता है लेकिन हाई टेम्परेचर, जिसमें Na2SiO3 बन जाता है। लेकिन HF से रिएक्शन करता है क्या बन जाता है? SiO2 जब HF से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? SiF4 बन जाएगा, और प्लस वाटर SiF4 बन जाएगा। हाँ, इचिंग ऑफ द ग्लास, यस। अब आपने तभी देखा होगा कि लैब में कभी भी जाओ HF ग्लास में रखा हुआ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर एसिड और बेस सब ग्लास में रखे होते हैं ना, बिकॉज ग्लास विल नेवर रिएक्ट विद एनी एसिड और बेस, किसी भी मेटल से रिएक्शन करते ही नहीं है। तो जबकि HF जो है वो ग्लास से रिएक्शन कर जाता है, तो फिर ग्लास से अगर रिएक्शन करेगा तो फिर हम उसको ग्लास में क्यों रखेंगे? तो SiO2 जो ऐसा होता है कंपाउंड, वो SiO2 HF से रिएक्शन कर जाता है, एक बहुत एसिडिक ऑक्साइड होता है सिलिका। और एक बात और, मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, इट्स अ नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी व्हिच इज कॉल्ड क्या? व्हिच इज कॉल्ड गेंज। नाम सुना है SiO2 का? SiO2 प्लस CaO मिलके बनता है CaSiO3। देखो जरा, क्या इसके बारे में जानते हो? SiO2 प्लस CaO गिव्स CaSiO3। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर लाइनें लिख रहा हूँ, ये चीजें एकदम स्टार बना के इनको एकदम अक्षरता स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पर। SiO2 को कहते हैं हम गेंज, कुछ लोग गेंज बोलते हैं, कुछ लोग गैंग बोलते हैं, कुछ लोग गंगू बोलते हैं, तो मैं जैसे बोलना है बोल लो। गेंज मतलब होता है कि जो एक इम्प्योर चीज होती है ना, उससे हम नॉर्मल वॉश करके ड्राई करके कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स निकाल के उसकी इम्प्योरिटीज निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो आसानी से निकलती ही नहीं है, उनको कहते हैं हम गेंज। हाँ, एनोड गेंज कहते हैं, गेंज कहते हैं। अब उस गेंज को रिमूव करने के लिए हमको फ्लक्स लगाना पड़ता है, इट इज कॉल्ड फ्लक्स। भाई गेंज अगर एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होगा, अगर ये बेसिक है तो वो एसिडिक होगा, और इससे क्या है, ये बन जाएगा कैल्शियम का सिलिकेट व्हिच इज कॉल्ड स्लैग। स्लैग बोलते हैं इसको। तो तीन बातें हैं, गेंज, फ्लक्स और फ्लैग, तीनों बातें नोट करो SiO2 के रेस्पेक्ट में। ये तीनों बातें लिखो जल्दी से, SiO2 CaO गिव्स CaSiO3। लिखो बेटा थोड़ा फास्ट। स्लैग, और स्लैग जैसे जैसे हम लोग करते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेसेस बड़ी बड़ी लेते हैं, उसमें आयरन की मेटलर्जी करते हैं, हम क्या करते हैं उसके डिस्चार्ज में हेमेटाइट डालते हैं, मैग्नेटाइट डालते हैं, हेमेटाइट डालते हैं उसमें, फिर उसके ऊपर कोक भी डालते हैं। मेटलर्जी अगर पढ़ी होगी 12th में किसी ने, कोक भी डालते हैं, और उसके अंदर उसके बाद हम उसके अंदर एक फ्लक्स भी डाल देते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स क्यों डालते हैं कि उसके अंदर जो भी गेंज होगा वो फ्लक्स रिएक्शन करके सेपरेट आउट हो जाएगा। तो नीचे जो स्पॉन्जी आयरन और जो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का जो नीचे टर्म लगा होता है ना, नीचे जहाँ सेपरेट आउट होता है उसके नीचे स्लैग का भी अलग से इम्प्योरिटी का एक टैंक लगा होता है कि वहां से इम्प्योरिटी एज अ स्लैग रिमूव हो जाता है। हाँ, लाइमस्टोन एज अ फ्लक्स, बेटा लाइमस्टोन फ्लक्स, आप सोचो ना, फ्लक्स अगर बाहर से मार्केट से खरीद के लाओगे तो मुझसे कहोगे कि मुझे फ्लक्स दे दो, मुझे अपनी इम्प्योरिटी दूर करनी है, तो सामने वाला भी कहेगा अच्छा तुम इम्प्योरिटी दूर करोगे तो लोग इतने इतने रुपए का है, इतना महंगा है। तो हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के ले आते हैं, चौक मार्बल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये तोड़ के ले आते हैं और वो सब डाल देते हैं उसमें। कैल्शियम कार्बोनेट ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 800-900 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर CaCO3 क्या होता है, CaO प्लस CO2, तो CO एज अ फ्लक्स वहां यूज हो जाता है, फ्री में काम हो जाता है। यही कारण है कि आयरन की मेटलर्जी बहुत सस्ती होती है। आयरन की अगर इतनी बड़ी रॉड लेने जाओगे तो ये 10-15 रुपए की मिल जाएगी। उसके पीछे कारण यही है कि हम फ्लक्स खरीद के लाएं और डालें तो महंगा होगा, लेकिन यही अगर आप गोल्ड की इतनी बड़ी रॉड लेने जाओ तो सब बिक जाएगा। सब नहीं बिकेगा लेकिन बहुत कुछ महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो पे डिपेंड्स कि आप कैसे यूज कर रहे हो। तो ये हो गया सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन क्या होता है, इसी सिलिका से सिलिकॉन बनता है, इसी सिलिका से सिलिकॉन बनता है और सिलिकॉन बहुत अच्छा पेस्टिंग की तरह काम किया जाता है। और जैसे ग्लास वगैरह को अगर दीवारों पे चिपकाना है, टाइल्स को टाइल्स पे चिपकाना है, तो उसमें एक सिलिकॉन आता है ब्लैक कलर का, एक हल्का लिक्विड सॉलिड लिक्विड जैसा होता है, आप उसमें यूज करके उसको चिपका सकते हो सिलिकॉन को, ठीक है ना। तो ये भी एक हमारे स्ट्रक्चर है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। तो कार्बन फैमिली में केवल कार्बन और सिलिकॉन के स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ SiCl4 विद RMgX। हाँ बेटा, इसमें क्या होता है कि आप इससे रिएक्शन करवा सकते हो, RMgX में R माइनस जो है वो उससे अटैच हो जाएगा, R माइनस उससे अटैच हो, बिल्कुल। हम क्या, अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन एक्चुअली क्या है, रिएक्शन इसलिए नहीं बता रहे ना हम क्योंकि फिर उसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ ये वाली रिएक्शंस देख लो। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास CH3Cl है ना, ये सिलिकॉन से रिएक्शन कर जाएगा ऐसे, तो यहाँ बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, ये बन जाता है डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है ना। और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने में क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस डाई हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलेन बन जाता है, डाई हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलेन बन जाता है। और वापस इसके N मोल्स ले लिए जाए, N मोल्स ले लिए जाए और वाटर निकाल दिया जाए, तो यहाँ सिलिकॉन बन जाता है, सिलिकॉन बन जाता है। ये रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लो इसका, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात, ये बहुत लॉन्गेस्ट चेन पॉलीमराइज होती जाती है, लेकिन इस चेन को ब्रेक करने के लिए CH3 का होल ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस SiOH का यूज किया जाता है। ये नोट करके लिख लो, टू ब्रेक दिस चेन वी विल यूज दिस मॉलिक्यूल, ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्सीसिलेन, इसका यूज किया जाता है। ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्सीसिलेन इज यूज्ड टू ब्रेक दिस चेन, इस चेन को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नाइट्रोजन कंपाउंड लिखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हमको पढ़ना है। नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड हमारे पास केवल HNO3 है, बस यही कंपाउंड पढ़ने हैं, HNO3 और अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में कौन कौन सा, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, इतनी चीजें नाइट्रोजन से रिलेटेड हमको। कंपाउंड्स लिखो, एग्जैक्टली कंपाउंड्स लिखो, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और ऑक्साइड। ऑक्साइड में कौन कौन से, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। बेटा कुछ कहना है? कार्बन फैमिली में एक्सेप्शनल, हाँ कार्बन फैमिली में भी एक्सेप्शनल है ना, मैंने कहा ना कार्बन फैमिली में एक्सेप्शनल है ना कार्बन फैमिली में। तो आपको अभी मैं सारे एक्सेप्शनल नहीं लिखा पाऊंगा, इतना समय नहीं ना हमारे पास, लेकिन मैंने आइडिया दिया आपको कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, ऐसे आपको जब चार्ट बनाओगे ना तो चार्ट आपको NCERT और एक्सेप्शनल कैसे लिखने, मैं आपको बता दूं एक्सेप्शनल कहां से लिखने, आप कंफ्यूज मत होइएगा और कहीं किसी बुक से मत लिखिएगा।
आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी में हर एक फैमिली के पहले एक चार्ट दे रखा है, उसमें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, है ना। सर डू नॉट एग्जिस्ट एसआईओ। हाँ, एसआईओ नहीं करता है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है। सिलिकॉन का एसआईओ एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है। एसआईओ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जीईओ, एसआईओ, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एग्जिस्टेबल हैं बट अनस्टेबल है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो हर एक ग्रुप में एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है। उस चार्ट में हमें क्या है कि उसमें देख लो एटॉमिक रेडियस कोई एक्सेप्शनल है उसके डेटा के अकॉर्डिंगली, तो डेटा के अकॉर्डिंगली आपको अपने कॉपी पे अपने उस चार्ट पे लिखना होगा। कार्बन फैमिली में नहीं, अब मुझे तो याद है, अब मैं चाहो तो मुझसे कुछ भी सुनो, मैं तो सुना ही लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये थोड़ी है कि हाउ मच आई हैव द नॉलेज, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच द डेटा इज ट्रांसफर्ड। अब कार्बन फैमिली में कार्बन के एटॉमिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कार्बन फैमिली में अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी में, यस एक्सेप्शन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड उल्टा है। मेल्टिंग पॉइंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड उल्टा है। डेंसिटी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कार्बन, सिलिकॉन में उल्टा है, कार्बन, सिलिकॉन में। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की 1.8, 1.8, 1.8 और लेड की 1.9। अब मुझे सारा याद है तो फर्क क्या पड़ता है? टेस्ट पेपर मैं थोड़ी देने जाऊंगा, टेस्ट पेपर तो तुम ही देने जाओगे ना, इसलिए मैंने तुमको सुना दिया कि मेरा मेन मोटो समझो कि मतलब ये सारे के सारे एनसीईआरटी में हर एक ग्रुप के पहले चार्ट दे रखा है, उस चार्ट को उठाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बड़े चार्ट में बोरॉन से लेके इनर्ट गैस तक की पूरा उसके एक्सेप्शन, कुछ नहीं 3-3, 4-4 एक्सेप्शन हैं, लिख लेने हैं, वो अपने रूम में चिपका देना है। 15 दिन देखना है अपने आप याद। ऐसा हमने भी किया, 15 दिन में अपने आप याद, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने कहा ना 4 एक्सेप्शन है शुरू, तो ऐसे ही अब आप इसमें कर। अब नाइट्रोजन फैमिली में HNO3 है और अमोनिया है। अब नाइट्रिक एसिड का मतलब कैसे पढ़ोगे? इसमें नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसकी, मतलब इसमें इसका स्ट्रक्चर कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, ये केमिकल बॉन्डिंग से बना ही लोगे आप, है ना। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है और इसकी कुछ रिएक्शंस। और एनसीईआरटी में हार्डली 4 से 5 रिएक्शन, वैसे बस यही कंपाउंड पढ़ने हैं। इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर, N2O5 में कंप्लीट स्ट्रक्चर, N2O5 में केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, बाकी सभी में नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड होता है। नोट करके उसी के ब्रैकेट में लिखिए कि इन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड होता है। N2O5 में नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, क्या होता है? NON। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसिडिक, न्यूट्रल, फिर इस तरीके से ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, इस तरीके से एसिडिक। उसमें एक छोटा सा चार्ट दे रखा है, आपको वो याद करना है, ठीक है ना। केवल और केवल नाइट्रोजन से रिलेटेड इतने कंपाउंड। हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते हो ध्रुव? पी पाई, हाँ पी पाई बॉन्ड आ जाएगा, बता देंगे। पी पाई और पी डी पाई अभी इसमें आएंगे सल्फर में, ठीक है ना। फॉस्फोरस रिलेटेड देखो, फॉस्फोरस हमारे पास कंपाउंड है केवल H3PO3 और PH3 और उसके बाद इसके ऑक्सा एसिड। अभी मैं सारे ऑक्सा एसिड्स एक साथ आपको क्लियर करूंगा, वो चाहे फॉस्फोरस के हो चाहे सल्फर के हो, इन दोनों ग्रुप के ऑक्सा एसिड्स को अभी मैं एकदम क्लियर करूंगा लास्ट के 15 मिनट्स एग्जैक्टली ऑक्सा एसिड्स के बारे में। और ऑक्सा एसिड्स में ऐसा देखा गया है कि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन ऑक्सा एसिड का जरूर आता है, और वो मैं ऑक्सा एसिड्स एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। H3PO3 और PH3 और ये ऑक्सा एसिड्स। ऑक्सा एसिड्स का मतलब, ऑक्सा एसिड्स मतलब समझना कौन कौन से ऑक्सा एसिड्स। ऑक्सा एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं फॉस्फोरस के, जैसे आपने सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और परऑक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है? ये किसी नाम के आगे ऑर्थो लगा होता है, कभी पायरो लगा होता है, कभी मेटा लगा होता है, कभी परऑक्सोमोनो लगा होता है। तो इन नामों का क्या मतलब है? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, बताओ इनका डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बता दो क्या होता है, या इनका फॉर्मूला ही क्या होता है। तो इनके नामों का क्या मतलब है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी कि इनके नामों को डायरेक्टली हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, ये अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास नोट करो, फॉस्फोरस रिलेटेड H3PO3, PH3 और ऑक्सा एसिड्स केवल, और बस सल्फर, ऑर्गेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ रिलेटेड कोई कंपाउंड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हमें यह नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अच्छा, और इसमें भी ऑक्सीजन में भी केवल 2 कंपाउंड है हमारे पास, ओजोन है और डाइऑक्सीजन है। और सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सा एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ही जैसी गैस है, और ऑक्सा एसिड तो सल्फर डाइऑक्साइड, अभी बताइए सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग सल्फर के साथ है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, और ऑक्सा एसिड से। और सेलेरियम, टेलेरियम, फ्लोरियम में कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम जरा पहले इनके ऑक्सा एसिड्स और कुछ इनकी बेसिक बातें कर लेते हैं। नाइट्रोजन इसकी फैमिली में, उसके बाद फिर हैलोजन और इनर्ट गैसेस में बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है ना। तो अभी मैं ऑक्सा एसिड्स जरा मैं आपको क्लियर करता हूँ। ऑक्सा एसिड्स इसको रब कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी ऑक्सा एसिड्स को लेकर। चलिए हेडिंग डालिए ऑक्सा एसिड्स, देखिए जरा हेडिंग डालें ऑक्सा एसिड्स। हम ऑक्सा एसिड्स पर कैसे काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सा एसिड्स का। और इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपल। ये ट्रिक देखो, और ये ट्रिक जानते हो कौन सी है? ये हमारी ट्रिक है, हमारे नाम की है, ये हमने सेल्फ ट्रिक मेंटेन की है, कहीं मिलेगी नहीं आपको। प्रशांत शुक्ला टेक्निक, PST, देखो हमारे नाम की टेक्निक है, कहीं मिलेगी नहीं आपको, बहुत अच्छे से समझना। और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली तैयार होंगे आपके, समझिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ABC, बहुत अच्छे समझना। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम है ABC, नाम भी ले लेते हैं चलो, H3PO4। इसको क्या बोलते हैं बताओ जरा, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड। ये क्लियर है सभी को? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं ना H3PO4 को। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ही लेते हैं, ABC छोड़ो, डायरेक्ट एग्जांपल समझो। एक हमारे पास कंपाउंड है H3PO4 और इसका नाम है हमारे पास क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। कोई भी कंपाउंड आपको दिया हो और अगर इसको बोला जाए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नाम ढंग से समझिएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ऑर्थो इज द ट्रिवियल नेम, किसी भी नाम को सम्मान के साथ अगर बोलना हो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगेन H3PO4। जैसे मान लिया तेरा नाम ध्रुव है तो बोलेंगे ऑर्थो ध्रुव का मतलब अब वो IIT में सेलेक्ट हो जाएगा और सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना ध्रुव तुमको? ऑर्थो का मतलब है कि बस केवल उसी का नाम ट्रिवियल नेम लेना है आपको, बाकी सब कुछ सिमिलर होने, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया इस कंपाउंड से एक वाटर निकाल दिया जाए, मान लिया इस कंपाउंड से एक वाटर निकाल दिया जाए, तो एक वाटर निकालते ही कंपाउंड बन जाएगा मेटा। किसी भी कंपाउंड से एक वाटर निकालो, इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स मेटा फॉर्म। क्या बन जाएगा बताओ फॉर्मूला? H2 क्या बन जाएगा? HPO3 का नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, नाम ध्यान रखना, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, फॉस्फोरिक ये है तो फॉस्फोरिक वो भी रहेगा, बस नाम बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, लेकिन अगर इसी कंपाउंड में हम इसके 2 मोल ले लेते हैं, किसके? इसके 2 मोल ले लें, और 2 मोल लेने के बाद 1 मोल पानी निकाल दो। 2 मोल लेने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल लेने का मतलब हो जाएगा H6P2O8, और इससे वाटर निकालोगे क्या बनेगा? H4P2O7। ये बन जाएगा उसका पायरो, ये बन जाएगा उसका पायरो, नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल से when we remove only one water molecule it becomes meta, when it is of 2 moles and remove 1 mole of water then it converts into its a pyro. Clear? One more, पायरो में से एक ऑक्सीजन और निकाल दिया जाए, बन जाएगा H4P2O6, it is called हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। भाई मैं तो नाम पे फोकस कर रहा हूँ, हाइपो, जरूरी नहीं आप फॉस्फोरिक ले लो, यहाँ सल्फ्यूरिक ले लो, यहाँ फॉस्फोरस ले लो, यहाँ सल्फ्यूरस ले लो, तो जो भी लोगे ना उसका पायरोमेटा हाइपो सब बनता रहे।
बिल्कुल ऐसे ही करते रहोगे, सब बनता है। अच्छा, इसमें से एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए इसके ओरिजिनल फॉर्मूले में, तो बन जाएगा H3PO5, ये बनता है पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब यहाँ पर एक वर्ड परऑक्सो मोनो जुड़ गया है, यहाँ एक वर्ड मेटा जुड़ गया है, यहाँ एक वर्ड पायरो जुड़ गया है, यहाँ एक वर्ड हाइपो जुड़ गया है, और बाकी सभी में फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है। तो इट इज ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बिल्कुल ऐसे ही हम सल्फर में भी यूज करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फास्ट थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। क्लियर हुआ? मेटा, नॉर्मल। अच्छा, अब अगर मान लिया यहाँ पर इसकी जगह हम H2SO4 ले लेते, समझना जरा। चलो H2SO4 ले लिया ना हमने, H2SO4, ठीक है ना। तो H2SO4 में अगर मैं कहूँ कि इसका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, तो H2SO4 का पायरो कैसे बनेगा? H2SO4 का पायरिक कैसे बनेगा? पायरो, इसका 2 मोल ले लो, 2 मोल क्या हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा H4H2O8, और एक वाटर निकालो तो H2H2O7। देखो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, H2H2O7, H4H2O8, और एक वाटर निकालो तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या है? इसी को हम ओलियम भी कहते हैं। सर फॉस्फोरिक और फॉस्फीनिक किसे बोलेंगे? नहीं बेटा, वो अलग है, फॉस्फीनिक अलग टर्म है, इट इज फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड, समझ गया ना। तो ये एक्चुअली क्या है, उनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, फॉस्फोरस में हम थायो वर्ड नहीं लगा पाते थे, लेकिन सल्फर कंटेनिंग में थायो वर्ड भी लग जाता है। जैसे इसका नाम हम थायो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या? H2S, एक ऑक्सीजन को S से कन्वर्ट कर दो, H2O3, एक ऑक्सीजन को सल्फर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन को सल्फर से कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा H2S2O3, जिसको हम कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और वो थायो का मतलब सल्फर होता है, तो केवल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन पाए। ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में होता है। जल्दी से नोट करिए। क्लियर? तो अब देखो स्ट्रक्चर्स अगर देखे जाएं तो स्ट्रक्चर्स तो आई थिंक बिल्कुल सबको क्लियर होंगे ही। अगर मैं H3PO4 के स्ट्रक्चर्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं H3PO4 के स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो जरा देखो, तो ये तो सबको बिल्कुल क्लियर ही है, इसमें तो कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH लगेगा, यहाँ पर एक OH लगेगा, और यहाँ पर एक OH लगेगा, है ना। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ये दो है ना, P डबल बॉन्ड O, OH ऐसे, एक OH ऐसे, और एक OH ऐसे, और ऐसे वापस फिर से P डबल बॉन्ड O, एक OH ऐसे, एक OH ऐसे, और एक OH ऐसे, ठीक है ना। तो वाटर निकाल दो, ऐसे वाटर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, 2 मोल लेके एक वाटर निकाल दिया हमने, तो इट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये 2 वाटर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें पूछा जा सकता है बताओ पीओपी बॉन्ड कितने, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड डायरेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है? 2। तो अब ये तो पहले पता चले कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, और अगर हाइपो बनाना है तो हाइपो में क्या है, पायरो वाले का एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, तो वापस इसका एक ऑक्सीजन और निकाल दो, इसमें ऐसे एक और ऑक्सीजन निकाल दो, तो ये बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? अच्छा, और ऑर्थो वाला सेम ही रहता है। अच्छा, क्या मेटा वाला फॉस्फोरिक बना सकते हो? चलो बना के दिखाओ, देखते हैं कितना तुम लोग पढ़ते हो। मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, मतलब कितने लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ध्रुव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है मेटा का? मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो?
हाथ उठाओ, कितने बच्चे मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? इसका मतलब कल वाली पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ी। कल हमने करवाया था ना, याद करो, P3O3n-N, याद है? देखो ना, P3O9-3, ये स्ट्रक्चर देखो कल ड्रॉ करवाया था और मैंने कहा था साइक्लिक बनेगा, याद है? अब इसी में काम करो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। यस रॉबिन्सन, बना सकते हो, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दो तो बन जाएगा H3P3O9, और यही स्ट्रक्चर तो है। इसका 3 गुना कर दो, HPO3 का 3 गुना कर दो, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? H3P3O9, यही स्ट्रक्चर तो हुआ। तो जो मेटाफॉस्फोरिक स्ट्रक्चर है वो एक मोनोमर नहीं बनता है, कम से कम इसका ट्राइमर बनता है, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ध्यान रखना, इसका कम से कम ट्राइमर into 3 into 4 into 5 into 3 करोगे तो यही वाली फॉर्मेट बन जाएगा जो कल मैंने कराया था। कल मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ये 2 स्ट्रक्चर कराए थे, एक ये वाला और एक लीनियर वाला PnO3n+1 -n+2, ठीक है ना? वो दोनों हमने केसेस कराए थे। तो ये वाला मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, बना लीजिए 1 2 3 और बीच में एक ऑक्सीजन ऐसा, लाइक दिस, है ना? एक ऑक्सीजन ऐसा, एक ऑक्सीजन ऐसा, एक ऑक्सीजन ऐसा, और उसके बाद एक ऑक्सीजन, लाइक दिस। नाउ इट इज कॉल्ड P3। और अच्छा H3 है तो H3 में हम माइनस की जगह क्या लगा दो? H लगा दो, लाइक दिस, इट्स आंसर। हुआ क्लियर? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे हमारे ऑक्सा एसिड्स, और ध्यान रखिएगा बेटा, ऑक्सा एसिड्स चाहे फास्फोरस की बात करें, ऑक्सा एसिड चाहे सल्फर की बात करें, आसानी से इन कंपाउंड्स का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप ऐसा समझ लो, जेईई मेंस में इन पर बेस्ड फ्लैट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, फ्लैट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे कि भाई ये ऑक्सा एसिड्स का ये वाला फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कांसेप्ट क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। उसके बाद हेलोजन फैमिली में ध्यान दीजिएगा, हेलोजन फैमिली में कोई भी कंपाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलोजन फैमिली में केवल वही आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला फ्लोरीन क्लोरीन में, और कोई भी इसमें अलग से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन का कोई स्पेशल कंपाउंड नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट जनरल ट्रेंड्स आपको पढ़ने हैं। हाँ, फ्लोरीन या हेलोजन फैमिली में एक हमारे पास इंटर हेलोजन फैमिली जरूर होती है, और उस इंटर हेलोजन फैमिली पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हीं क्वेश्चन का मतलब उन्हीं कांसेप्ट को पिक करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस कमिंग जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा है। देखो, हेलोजन फैमिली में ध्यान दीजिएगा जरा, हेलोजन फैमिली में कोई भी कंपाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जनरल ट्रेंड्स पढ़ने हैं आपको। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक इसके अंदर इंटर हेलोजन फैमिली जरूर है, इंटर हैलाइड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बस इनके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन देख लो, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं इस बार। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है when the halogens are combined with each other with a particular predefined format, then it is said to be interhalogen compounds. When halides are combined, halides are combined का मतलब है कि मान लिया एक हैलाइड A है और दूसरा हैलाइड B है, ठीक है, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, मतलब यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा AB2N, तो इसको बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इसकी खास बात ये होगी कि A का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो B से बड़ा होगा, और N की वैल्यू जो होगी वो 1, 3, 5 या 7 में से कोई एक होगी, तो बनेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी को? A का जैसे मान लिया मैं कहूं IF7, मैं कहूं BrF3, मैं कहूं BrCl4, मैं कहूं FI4, मैं कहूं FCl3, मैंने कहा ClF3, मैंने कहा BrF5, समझना। मैं पूछूं बताओ कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो मुझे बताओ IF7 में क्या I का साइज बड़ा है? यस, बड़ा है। N की वैल्यू क्या 1, 3, 5, 7 में से कोई है? यस, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? तो एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, डायरेक्ट टिक कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आता है।
BrF3, Br बड़ा है, F छोटा है, ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गई और n की वैल्यू 1357 में से एक है, इसलिए ये है। BrCl, Br बड़ा है, Cl छोटा है, लेकिन n की वैल्यू 1357 में से नहीं है, इसलिए ये इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं है। FI4 बिल्कुल गलत जवाब इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन आयोडीन से छोटा होता है। FCl में से F छोटा होता है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं होगा। ClF3 बिल्कुल सही जवाब है, Cl बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है, 1357 में से एक है। BrF5 बिल्कुल होता है। समझ में आ रहा है? अब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, इनकी कंडीशंस क्या होंगी, ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपको स्ट्रक्चर्स जानना चाहिए कि BrF5 है तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कितने सिग्मा है, कितने लोन पेयर है, वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपको आना चाहिए। समझ गए? अब इनकी खास बात जानते हैं क्या होती है, जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू नॉर्मल हेलोजेंस। नीचे नोट करके लिखो जरा, नोट लगाओ और नोट करके लिखो जरा एक बार कि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। राइट बेटा लिखो, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे में ये ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा दूसरा, इजिली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, दे आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड। एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई इनका हाइड्रोलिसिस करो तो बताओ क्या बन जाएगा, तो मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ, इनके हाइड्रोलिसिस का एक तरीका सिखाता हूँ, सीखिए जरा इनके हाइड्रोलिसिस का तरीका सीखिए जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो देखो क्या बनेगा, जैसे मान लिया यही ले लेते हैं IF7, तो अगर वाटर रिएक्शन करवाओगे ना तो एक बनता है हमारे पास एसिड और एक बनता है हमारे पास पर एसिड। गौर से देखना, तो एसिड बनेगा कैसे, एसिड बनेगा HF और पर एसिड बनेगा HiO4। ध्यान देना। अब आप ये सोच रहे होंगे HiO4 क्यों बनाया हमने, HiO3 बना सकते थे, HiO2 भी बना सकते थे ना। यहाँ लिखा है BrF3, वाटर से रिएक्शन करवाओ, नहीं F नहीं, अब Cl ले लेते हैं, तो क्या बनेगा BrCl3, तो क्या बनेगा बताओ, HCl और प्लस HBRO, क्या बनेगा HBRO बताओ, HBRO2, यहाँ HBRO3 नहीं बनाया, यहाँ HBRO4 नहीं बनाया। जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे इस बात को पकड़ पा रहे हैं। अगला, अगर मैं कहूं ये लिखा है IF5 और वाटर से रिएक्शन करवाई तो बन जाएगा HF प्लस HiO, क्या HiO3। और एक लास्ट और बना लेते हैं, मान लिया यहाँ बनाते हैं ClF5 और प्लस नहीं ClF5 नहीं ClF प्लस वाटर, तो बन जाएगा HF प्लस HClO। गौर से देखिएगा जरा, हमने चारों रिएक्शंस बना दी, ये हमारा 1 वाला है, ये वाला हमारा 3 वाला है, ये वाला 5 वाला है, ये वाला 7 वाला है। तो ये जो 7 वाले हैं ना, इन दोनों में देखो हमेशा ध्यान रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका हमेशा एसिड बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। और आई थिंक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस सेशन में बहुत ज्यादा है, इस सेशन में इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेटा लिखिए, जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका एसिड बनेगा और जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका पर एसिड बनेगा। जो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का बनेगा एसिड, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बनेगा पर एसिड, इसको पर एसिड कहते हैं, HXON पर एसिड होता है। अच्छा दूसरा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसीलिए यहाँ -1 है, इसका यहाँ पर +7 है, इसीलिए यहाँ पर 4 2 8, 8 में से बन जाएगा +7, इसीलिए +7 है। ध्यान दीजिएगा, एंड ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी सेम, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए। यहाँ देखो Cl का -1 है, Cl का -1 है, यहाँ Br का +3 है, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 में से एक जाएगा तो +3, इसीलिए HBRO2 बना, HBRO3 एंड 4 नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी सेम। यहाँ देखो F का -1 है, ये +5 है, तो यहाँ F का -1 है और I का 3 2 6, 6 में से बन जाएगा तो +5। ठीक है। हाँ ये एक्चुअली अनस्टेबल है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल।
ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा फेक, ये यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब -1 और Cl का +1, तो F-1 और Cl का +1, तो मतलब 2 में से बन जाएगा तो +1, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो एसिड बन रहा है ऑक्सीडेशन नंबर उसमें सेम होने चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो पर एसिड बन रहा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होने चाहिए। हो रहा है क्लियर सभी को? तो ये हेलोजन फैमिली में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एंड सूडो हैलाइड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, देन दे आर कॉल्ड सूडो हैलोजेंस। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको कि हमारे पास जो लास्ट में इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस में भी एक या दो एक्सेप्शंस है केवल मात्र, और उसके बाद भी इनर्ट गैसेस में उनके जो जनरल ट्रेंड्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड कंपाउंड्स भी, कुछ कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में है उनको पढ़ना है, जैसे जीनॉन का F2 है, जीनॉन का F4 है और जीनॉन का F6 है। ये मेन कंपाउंड्स हैं, इनका हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ना है। वैसे कंपाउंड्स तो और भी हैं, XeO3 है, XeO2F4 है, XeO2F2 है, XeOF4 है, ये सारा का सारा कंपाउंड है। वैसे तो और भी कंपाउंड्स हैं, लेकिन मेनली अगर रिएक्शन बेस्ड देखा जाए तो हमारे पास केवल और केवल ये 3 रिएक्शन बेस्ड हैं कि जीनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे, किन किन रेशियो में करवाई जाए कि XeF2 बन जाए, किन किन कंडीशंस पे करवाई जाए, उसका टेम्परेचर क्या हो, उसका प्रेशर क्या हो, और कितना कितना रेशियो हो, कौन लिमिटेड हो कौन एक्सेस हो, XeF2, XeF4, XeF6 बनता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनका कितना सिग्मा है, कितना लोन पेयर है, ये सारी बातें तो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बता सकते हो। कल मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी, sp3d, sp3d2, sp3d3 जीनॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन बताया था, याद है? तो ये जीनॉन कंटेनिंग के कंपाउंड जितने मैंने लिखे हैं ना, प्लीज आप इतना ही पढ़िएगा, इतना ही जीनॉन कंटेनिंग, बस इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने इस पूरे 2 घंटे में पूरा समराइज किया, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में हमने कंप्लीटली उसको कंबाइन करने की कोशिश की। अदरवाइज आपको पता है कि पी ब्लॉक पढ़ने में कम से कम 20 से 25 लेक्चर लगते हैं। मैं 20 to 25 लेक्चर्स, मतलब ऐसा समझ लो बोरॉन फैमिली एक फैमिली पढ़ने में 3 से 4 लेक्चर लगते हैं, कम से कम 4 लेक्चर, तो 16-17 लेक्चर्स और कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर मिला दो तो 20 से 25 लेक्चर मिला के बनता है पी ब्लॉक। लेकिन उस पूरे चीजों में मैंने प्रॉपर एक प्रिसाइज मैनर में उसको ब्रीफली मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया। हाँ इतना जरूर है कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पढ़ा दी है, अगर आप उन पर 4 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे और बाकी चार्ट बना के 15 दिन अपने सामने छाप लोगे, देन 100% कोई भी क्वेश्चन पी ब्लॉक का इस कमिंग जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर? अच्छा इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास हमें प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिससे हम अपने कुछ टेक्निक्स और कुछ लर्निंग पोर्शंस अगर आप तक पहुंचा पाए तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने। लेकिन जितने हमने आपको अभी कुछ लर्न करवाए, कुछ टेक्निक्स बताई ना, ऐसी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि इनको रट्टा कैसे मारना है। हालांकि ये जो मैंने बताया ना कि ये जनरल ट्रेंड्स आपको रट्टा मारना है, तो इनकी टेक्निक्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी आप अगर अपने लेवल पर वो चीजें याद करेंगे ना जो मैंने तरीके बताए हैं, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपने नए चैप्टर्स के साथ। शेड्यूल आप सबको मिल गया है, उन शेड्यूल्स को क्या करना है आपको, एक बार जब भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हों, जैसे आपको पता है कल हमारी 2 घंटे की क्लास होने वाली है, तो जो चैप्टर आपके पास है उस चैप्टर को सबसे पहले ही आप समराइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए किन किन पॉइंट्स पे आपको सबसे ज्यादा डाउट्स होता है। वैसे कोशिश हम यही करेंगे कि जो सबसे फोकस्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को कवर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टर्म पे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू मैम।